आप सभी को मेरा नमस्कार। माई सेल्फ सुनील नागपाल फ्रॉम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मड, ब्लॉक रतिया, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद। तो जैसा कि बच्चों आप सभी को पता है कि इस सत्र में कोविड-19 के कारण, इस महामारी के कारण स्कूलों में बच्चों का प्रवेश बहुत कम हुआ है, या यूं कह सकते हैं कि अब तक स्कूल पूर्ण रूप से बंद रहे हैं। तो हमारे जो 10th क्लास के विद्यार्थी हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं शंका है कि बोर्ड एग्जाम का क्या होगा। तो उस शंका को दूर करने के लिए हमारे हिंदी संक्रांति परिवार की तरफ से एक छोटी सी कोशिश की गई है कि सभी विषयों के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर कुछ पोर्शन ऐसे जो बच्चों के एग्जाम में उनकी सहायता कर सकें, ताकि उनको पढ़ने से बच्चे आसानी से पास हो सकें। तो उसी कड़ी में सभी विषयों के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर, महत्वपूर्ण टॉपिक्स को लेकर कुछ कोशिश की गई है, कुछ तैयार किया गया है। तो उसी कड़ी में विज्ञान विषय के जो इंपॉर्टेंट, जो महत्वपूर्ण प्रश्न हमने तैयार किए हैं, तो उसके बारे में मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहूंगा। और बच्चे अगर इन क्वेश्चंस को, इन टॉपिक्स को ध्यानपूर्वक करेंगे, अपने टीचर्स से डिस्कस करेंगे, तो ये उनके एग्जाम में उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। तो हम जीव विज्ञान से शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि आपके जीव विज्ञान के अंदर जो लेसन्स हैं, जैव प्रक्रम, जीव जनन कैसे करते हैं, नियंत्रण और समन्वय, आनुवंशिकता और जैव विकास। तो इसमें जो जैव प्रक्रम लेसन है, उसमें से 6 मार्क का एक क्वेश्चन आता है। तो उसमें हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो 6 मार्क्स के अंदर बार बार रिपीट होते आए हैं, तो उसके लिए सबसे पहला जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं वो है हृदय की रचना और कार्यविधि के बारे में, कि मानव का हृदय किस प्रकार कार्य करता है। मानव अपने हृदय की जो रचना और कार्यविधि है, इसके बारे में जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके बारे में आप सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि बच्चों आपको पता ही है कि हमारे हृदय के 4 कोष्ठक होते हैं, 4 भागों में बटा होता है। ऊपर वाले 2 भागों को हम अलिंद और नीचे वाले 2 भागों को हम निलय के नाम से जानते हैं। तो इसमें एक दायां अलिंद, एक बायां अलिंद, इसी तरह एक दायां निलय और एक बायां निलय होता है। तो रचना के अंदर अगर आप इतना ही लिखते हैं, तो उसके बाद इसकी कार्यविधि में कि जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा हृदय है वो एक पंप की तरह कार्य करता है। तो इसमें सबसे पहले हमारे हृदय के अंदर पूरे शरीर का जो अशुद्ध रक्त है वो महाशिरा के द्वारा दाएं अलिंद में आता है। फिर दाएं अलिंद के संकुचन के द्वारा और त्रिवलनी कपाट के खुलने से रक्त दाएं निलय में चला जाता है। दाएं निलय के संकुचन से यह रक्त शुद्ध होने के लिए फेफड़ों में जाता है। फिर फेफड़ों द्वारा जो शुद्ध रक्त है वह पल्मोनरी शिरा से बाएं निलय में चला जाता है। बाएं निलय के संकुचन से यह महाधमनियों के द्वारा पूरे शरीर में फैल जाता है। और यह रक्त जब हमारे शरीर में फैल जाता है तो यह प्रक्रिया परिसंचरण के द्वारा हमारे आजीवन जो है चलती रहती है। ये जो है एक जो अपना हृदय है वो एक तरह से एक मोटर की तरह कार्य करता रहता है, एक पंप की तरह कार्य करता रहता है। कि हृदय के अंदर कुछ और भी कई बार क्वेश्चन ये ऐड हो जाता है कि मनुष्य का जो हृदय है वो दोहरा परिसंचरण का कार्य कैसे करता है। तो दोहरे परिसंचरण का अर्थ ये है कि मानव के हृदय से जो ये रक्त है ये 2 बार प्रवेश करता है, एक बार शुद्ध और एक बार अशुद्ध। तो रक्त जब मानव हृदय से 2 बार प्रवेश करता है तो इसे हम दोहरा परिसंचरण कहते हैं। तो हृदय की रचना और कार्यविधि के बारे में आप रचना और कार्यविधि को इस तरह अगर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो यानी ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपके लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि हृदय की रचना और कार्यविधि के बारे में बच्चे पूरी तरह से क्वेश्चन तैयार करेंगे। इसी तरह जो दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है
वो है मानव के पाचन तंत्र की रचना और कार्यविधि के बारे में। तो मानव पाचन तंत्र, जैसे कि आपको पता ही है कि मानव किस प्रकार भोजन ग्रहण करता है और किस प्रकार वो भोजन को पचाता है, वो सारी की सारी जो क्रियाएं हैं वो मानव पाचन तंत्र के अंदर, या हम यूं कह सकते हैं मानव पोषण विधि। तो जैसा कि आपको पता है कि मानव अपने मुख से भोजन ग्रहण करता है, तो सबसे पहले जो भोजन है मानव के मुख में जाता है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि मुख गुहा के अंदर पाचन। तो मानव अपने मुख से भोजन ग्रहण करता है, और जब यह भोजन मुख में जाता है तो हमारे दांतों के द्वारा ये सरल अवयवों में या छोटे कणों में तोड़ दिया जाता है। हमारे मुंह के अंदर, हमारे मुख में लार के अंदर जो एंजाइम होता है, टाइलिन नामक एंजाइम, तो ये एंजाइम सबसे पहले हमारे भोजन में उपस्थित स्टार्च को जो है मंड में बदलता है, उसका पाचन करता है। उसके पश्चात जो भोजन है वो हमारी भोजन नलिका के द्वारा हमारे आमाशय में पहुंचता है। आमाशय में पहुंचने के पश्चात हमारे भोजन का मंथन होता है, वहां पर भोजन को कुछ मात्रा में पचा दिया जाता है, क्योंकि हमारे आमाशय में जो है पाचक रस उत्पन्न होते हैं जो हमारे भोजन में कुछ अवयवों को पचा देते हैं। उसके पश्चात हमारे आमाशय से भोजन अग्नाशय में प्रवेश करता है, जो अग्नाशय रस उत्पन्न करता है अग्नाशय। तो वहां पर भी जो ट्रिप्सिन एंजाइम है वो प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदल देते हैं और भोजन को पचा दिया जाता है। उसके पश्चात भोजन अग्नाशय से छोटी आंत में, जहां पर भोजन से सभी अवयवों को अवशोषित कर लिया जाता है, भोजन का पूरी तरह पाचन हो जाता है, और जो अपचे पदार्थ होते हैं वो बड़ी आंत के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, और बड़ी आंत से वो गुदा में और फिर मल के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो मानव पाचन तंत्र का जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिए जाते हैं कि जैसे हमारी लार में कौन सा एंजाइम उपस्थित होता है, तो जैसे टाइलिन नामक एंजाइम हमारी लार में होता है। आपके आमाशय में कौन सा अम्ल स्रावित होता है, तो नमक का अम्ल जिसे HCl के नाम से जानते हैं। या फिर छोटी आंत के अंदर किसका पाचन होता है, बड़ी आंत के पश्चात भोजन जो अपचा भोजन है वो कैसे निकलता है। तो मानव पाचन तंत्र एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बच्चे अपने टीचर्स से डिस्कस करके इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरह से याद करेंगे। ये आपकी एग्जाम में बहुत सहायता करेगा, हेल्पफुल रहेगा। 6 मार्क्स में आ सकता है ये क्वेश्चन भी। तीसरा क्वेश्चन जैसे है वृक्क के बारे में, जैसा कि आप सभी को पता है कि वृक्क या मानव उत्सर्जन तंत्र, ये दोनों क्वेश्चन आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो वृक्क है वो मानव उत्सर्जन तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो उत्सर्जन तंत्र क्या है, तो जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि मानव के शरीर के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, जिसमें सबसे जो अपशिष्ट पदार्थ है मूत्र है, ये मूत्र का निर्माण कैसे होता है, या मानव के अंदर जो उत्सर्जी पदार्थ मूत्र है उसका निष्कासन कैसे किया जाता है। तो वृक्क, जिसे हम किडनी के वृक्क जो है, इसकी हम रचना और कार्यविधि के बारे में पढ़ेंगे। तो वृक्क जो है ये हमारे उत्सर्जन तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो इसकी रचना, यानी जो वृक्क है ये सेम के बीज के आकार का भूरे रंग का है और यह मानव का महत्वपूर्ण अंग है। तो इसके कार्य क्या है वृक्क के, तो हमारे शरीर से हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ या विषैले कचरे को शरीर से बाहर निकालता है, हमारे रक्त को शुद्ध करता है, हमारे शरीर में पानी का, तरल पदार्थों का नियमन करता है, अम्ल और अक्षार का संतुलन बनाए रखता है। वृक्क की रचना भी या तुलना भी हम एक कंप्यूटर के साथ ही करते हैं, क्योंकि जो वृक्क है हमारे शरीर में एक महत्वपूर्ण अंग है और यह मूत्र को बनाने में और मूत्र को शरीर से बाहर निकालने में सबसे अधिक हमारी सहायता करता है। तो वृक्क के क्वेश्चन के बारे में भी विद्यार्थी अच्छी तरह से अपने अध्यापकों से डिस्कस करेंगे और इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरह से याद करेंगे। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है
जो कि 6 मार्क के अंदर उत्सर्जन तंत्र के बारे में जो है क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। तो अगला क्वेश्चन जो अपना है वो है अमीबा की पोषण प्रक्रिया के बारे में। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि अमीबा एक गंदे पानी में रहने वाला छोटा जीव है, एक कोशीय जीव। अमीबा अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है? तो मानव की तरह अमीबा के अंदर भोजन ग्रहण करने के लिए कोई विशेष अंग नहीं होते। तो अमीबा अपने पोषण के लिए ये जब भी अपने भोजन के पास पहुंचता है तो अपने कूट पातों की सहायता से या अपने पादाब की सहायता से भोजन को घेर लेता है, भोजन को ग्रहण करता है और उस भोजन को अपनी खाद्य रिक्तिका में भेज देता है। उस खाद्य रिक्तिका में इस भोजन को यानी जटिल भोजन को सरल पदार्थों में विघटन कर दिया जाता है और उसके पश्चात जो भोजन वो अवशोषित कर लेता है और जो पचा हुआ भोजन अवशोषित करके जो अपचा भोजन है, जो अमीबा नहीं पचा पाता, वो कोशिका की सतह की ओर गति करवा देता है। और अमीबा के अंदर अपचे भोजन को बाहर निकालने के लिए कोई विशेष अंग नहीं पाया जाता। उस भोजन को बाहर निकालने के लिए ये अपनी स्किन को, चमड़ी को कहीं से भी फाड़कर उस भोजन को बाहर निष्कासित कर देता है। तो अमीबा इस तरह से अपनी पोषण प्रक्रिया पूरी करता है कि अपने कूट पातों की सहायता से भोजन को ग्रहण करना, उसे खाद्य रिक्तिका में भेजना, उस खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थों को, जटिल भोजन को सरल भोजन में विभाजित करना, बदल देना, फिर बिना पचे हुए भोजन को कोशिका में भेजना और बिना पचे भोजन को शरीर की सतह को फाड़कर बाहर निकालना। तो अमीबा की पोषण प्रक्रिया ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसको बच्चे अच्छी तरह पढ़ें। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है, तो मानव का श्वसन तंत्र, या यूं कह सकते हैं कि मानव किस प्रकार ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। तो श्वसन यानी सांस लेना, तो मानव जब भी श्वसन क्रिया करता है तो श्वसन क्रिया करते हुए जब भी हम श्वसन क्रिया करते हैं तो हमारी पसलियां जो है वो बाहर की ओर आ जाती हैं, जो डायाफ्राम है वो चपटा हो जाता है और ऑक्सीजन जो है वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है। जब ये ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में प्रवेश करती है तो वहां पर कोशिकाओं के माध्यम से ये हमारे शरीर में फैल जाती है और इसी तरह जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं तो हमारी जो पसलियां हैं वो अंदर की ओर जाती हैं, डायाफ्राम सिकुड़ जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो श्वसन प्रक्रिया जो मानव की है वो अंतः श्वसन और बाह्य श्वसन दो प्रक्रियाओं से चलती है। ऑक्सीजन को अंदर लेकर जाना जिसमें पसलियां बाहर की ओर और डायाफ्राम चपटा हो जाता है, जबकि श्वास छोड़ते समय पसलियां अंदर की ओर और डायाफ्राम सिकुड़ जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चे इस क्वेश्चन के बारे में भी अच्छी तरह याद करेंगे, अपने टीचर से डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए 6 मार्क्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो जनरल लेसन से, जो आगे 3 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फूल के विभिन्न भागों का सचित्र वर्णन करें। तो पुष्पी पौधे यानी फूल, तो जैसे आपको पता है इसके 4 भाग होते हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुंकेसर और स्त्री केसर। बाह्य दलपुंज जो किसी भी फूल का सबसे बाहरी भाग है, जो कि हरी पत्तियों के रूप में होता है और जो फूल की रक्षा करता है। दूसरा दलपुंज या रंगीन पत्तियां आप कह सकते हैं। तो ये रंगीन पत्तियां, इसका रंग जो है भिन्न फूलों में भिन्न भिन्न होता है और इनका कार्य आप सभी को पता है। जो रंगीन पत्तियां हैं वो कीटों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। तीसरा पुंकेसर, ये फूल का
बाहर से तीसरा भाग है, ये फूल का नर जनन भाग होता है। इसके आगे दो भाग होते हैं, परागकोश और पुतंतु। इसी तरह चौथा भाग है पुष्प का स्त्री केसर, जिसको जायांग के नाम से भी जानते हैं। तो स्त्री केसर 3 भागों में बटा होता है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। तो किसी भी पुष्प की संरचना के लिए पुष्प के चारों भागों को आपने एक्सप्लेन करना है, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुंकेसर और स्त्री केसर। यह क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है, जो बहुत बार जो है पेपर में रिपीट होता है। तो इस क्वेश्चन को भी बच्चे अच्छी तरह से याद करेंगे और किसी भी क्वेश्चन के लिए वो अपनी टीचर्स की मदद ले सकते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना इंपॉर्टेंट, वो है मानव का नर जनन तंत्र। तो मानव का नर जनन तंत्र जो है कि मानव के नर जनन तंत्र के कौन कौन से भाग हैं। तो मानव के नर जनन तंत्र के मुख्य भाग वृषण, शुक्रवाहिनी, मूत्र मार्ग, संबंधित ग्रंथियां उससे कही। तो वृषण के बारे में, जो वृषण है वो मानव के अंदर उदर गुहा के बाद वृषण कोश में उपस्थित होते हैं। और वृषण कोश का जो तापमान है वो हमारे शरीर से तुलनात्मक रूप से कम होता है, जो कि शुक्राणु बनाने के लिए आवश्यक है। यहां पर मैं एक और बात डिस्कस करना चाहूंगा कि कई बार एक क्वेश्चन अलग से यहां पूछ लिया जाता है कि जो वृषण कोश हैं वो मानव के शरीर के बाहर क्यों होते हैं। तो ये इसीलिए होते हैं क्योंकि उनको कम तापमान की आवश्यकता होती है, जो शुक्राणु के बनने के लिए आवश्यक है। तो शुक्राणु जो है वो नरयुग्मक होते हैं। वृषण ग्रंथि जो है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न करती है और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नर के अंदर लैंगिक लक्षणों का नियंत्रण करते हैं। तो यहां वृषण से हम लगभग 4 क्वेश्चन डिस्कस कर पा रहे हैं। एक तो कि वृषण शरीर के बाहर क्यों होते हैं, कम तापमान के लिए। नर का जनन अंग, नर जनक कौन से हैं, तो शुक्राणु। वृषण ग्रंथि कौन सा हार्मोन उत्पन्न करती है, टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन का कार्य क्या है, शुक्राणु का उत्पादन और लड़कों के अंदर यौवनावस्था में परिवर्तन। तो वृषण के बाद नर जनन तंत्र में शुक्रवाहिनी, जो शुक्रवाहिनी है ये शुक्राणुओं को वृषण से शिशन तक पहुंचाती है। मूत्र मार्ग, ये मूत्र और वीर्य दोनों के बाहर जाने का मार्ग है। इसे का जो बाहरी आवरण है, बाहरी आवरण के साथ हम इसे शिशन के नाम से जानते हैं। तो इसके अलावा जो इसमें संबंधित ग्रंथियां हैं वो शुक्राशय ग्रंथि और प्रोटेस्ट ग्रंथि है, जो अपने स्त्राव शुक्रवाहिनी में डालते हैं। तो यहीं पर जो है इन्हें पोषण प्रदान होता है और ये जो शुक्राणु हैं वीर्य की सहायता से मादा के अंदर जो है छोड़े जाते हैं, जिससे निषेचन क्रिया होती है। तो नर जनन तंत्र के जो मुख्य भाग वृषण, शुक्रवाहिनी, मूत्र मार्ग और कुछ संबंधित ग्रंथियां। तो जैसे आपने अच्छी तरह समझ लिया कि वृषण शरीर के बाहर होते हैं कम तापमान के लिए, यहाँ शुक्राणु बनते हैं। ये शुक्राणु जो है शुक्रवाहिनियां जो है इन्हें वृषण से शिशन तक पहुंचाती हैं। मूत्र मार्ग से मूत्र और वीर्य दोनों बाहर निकलते हैं और वीर्य की सहायता से या वीर्य के द्वारा ही जो शुक्राणु हैं वो मादा के अंदर छोड़े जाते हैं और जिससे निषेचन प्रक्रिया होती है और नए जीव का जन्म होता है। इसी का हम अगला क्वेश्चन जो करने जा रहे हैं तो वो है मादा जनन तंत्र। तो मादा जनन तंत्र, इसके भी मुख्य भाग अंडाशय, फ्लोपियन नलिकाएं, गर्भाशय, भग और योनि। तो मुख्य इसके जो भाग हैं, तो अंडाशय जो है मादा के अंदर अंड कोशिका का जो अंदर जो है अंडाशय में होता है अंड कोशिका का निर्माण। तो मादा युग्मक अथवा अंड कोशिका का निर्माण अंडाशय में होता है और लड़की के जन्म के समय ही अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंड होते हैं। जैसे ही यौवनारंभ होता है तो कुछ अंड जो है वो परिपक्व होने लगते हैं और मादा के अंदर हर महीने
एक परिपक्व अंड जो है वो उत्पन्न होता है और अंडाशय ही एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो मादा के लैंगिक हार्मोन हैं उनको भी उत्पन्न करता है। तो अंडाशय के बारे में हम सिर्फ इतना लिख सकते हैं कि मादा के अंदर जो अंडाशय हर महीने एक परिपक्व अंड उत्पन्न करता है और अंडाशय ही जो मादा के लैंगिक हार्मोन है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन उनको भी उत्पन्न करता है। दूसरा पॉइंट है इसका फ्लोपियन नलिकाएं या अंडवाहिका इसको कह सकते हैं। अंडाशय द्वारा उत्पन्न अंड जो है या उत्पन्न अंडा जो है वो अंड कोशिका को गर्भाशय तक स्थानांतरित करती हैं। ये फ्लोपियन ट्यूब्स जो हैं यानी जो अंडाशय में अंडा उत्पन्न होता है उसको गर्भाशय तक स्थानांतरित करती हैं, क्योंकि यहीं पर जो है शुक्राणु का अंड कोशिका से निषेचन होता है। उसके पश्चात गर्भाशय है इसका भाग। तो गर्भाशय जो है वो एक थैलीनुमा संरचना है जिसमें शिशु का विकास होता है और गर्भाशय जो है वो ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है और योनि में जो सुराख होता है उसे हम भग के नाम से जानते हैं। तो इस तरह मादा जनन तंत्र के जो मुख्य भाग अंडाशय, फ्लोपियन ट्यूब्स या फ्लोपियन नलिकाएं, गर्भाशय, योनि और भग, और इनके बारे में आप अच्छी तरह से करके इस क्वेश्चन को भी आप अच्छी तरह तैयार कीजिए। ये क्वेश्चन भी जो है काफी इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में जो है बहुत बार रिपीट हो चुका है। आगे कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम डिस्कस करेंगे जो कि वेरी शॉर्ट आंसर के रूप में आते हैं। तो जैसे कि आपको अभी पीछे बताया हार्मोन्स के बारे में, तो इसी में एक ये कि अधिवृक्क ग्रंथि में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। तो अधिवृक्क ग्रंथि से जो है वो एड्रिनलिन हार्मोन स्रावित किया जाता है और ये एड्रिनलिन हार्मोन जो है इसे आपातकालीन हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, जो मानव के अंदर आपातकाल या तनाव की स्थिति में उत्पन्न होता है। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है जो थायरॉक्सिन हार्मोन है उसको बनाने में किसकी सहायता होती है या उसको बनाने में कौन सहायता करता है, तो आयोडीन। और अगर आयोडीन की कमी हो जाए हमारे शरीर में तो कौन सा रोग होता है, तो आयोडीन की कमी से घेंघा या गाइटर ये रोग जो है हो सकता है। आगे एक नंबर के लिए क्वेश्चन, तंत्री कोशिकाओं के बीच खाली स्थान को हम क्या कहते हैं। तो तंत्री कोशिकाओं के बीच खाली स्थान को सिनेप्स कहा जाता है। काफी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। उसके बाद पौधों के अंदर कोशिकाओं के विभाजन को कौन प्रेरित करता है, कौन सा हार्मोन है पौधों का जो कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, तो पादप हार्मोन साइटोकाइनिन जो कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। पौधों की वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है, तो एब्सिसिक अम्ल। इसी तरह हाइड्रा की जनन विधि, तो हाइड्रा जो है जनन करता है किस विधि से, मुकुलन विधि के द्वारा जनन करता है। ब्रेड पर जो कवक जाल आते हैं, जो अगर ब्रेड रख देते हैं हम तो उस पे ऊपर आपने जाला सा देखा होगा, तो वो जाला क्या है, किस नाम से किसके कारण आता है, तो वो राइजोपस। जनन कोशिकाओं में डीएनए की कितनी प्रतिकृतियां होती हैं, तो जनन कोशिकाओं में डीएनए की 2 प्रतिकृतियां होती हैं। इसी तरह आगे 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में कि किन्हीं 2 एक लिंगी पौधों के नाम और किन्हीं 2 द्विलिंगी पौधों के नाम। तो पपीता और तरबूज एक लिंगी और गुड़हल और सरसों द्विलिंगी या उभयलिंगी। अगला प्रश्न है आपका, मादा के अंदर ऋतुस्राव की अवधि कितनी होती है। तो ऋतुस्राव की जो अवधि है मादा में वो 2 से 8 दिन के बीच होती है। काला ज्वर फैलाने वाले रोगाणु का नाम, यानी कि जो काला ज्वर है वो किससे फैलता है, तो लसमानिया। लसमानिया से जो है ये काला ज्वर फैलता है। नर और मादा के अंदर कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो नर और मादा के अंदर गुणसूत्र की संख्या 23 जोड़े, या हम कह सकते हैं कि कुल 46 गुणसूत्र जो हैं पाए जाते हैं।
अगला प्रश्न, मेंडल ने अपना एक प्रयोग किया था मटर के दाने पर। तो ये क्वेश्चन एक यूं भी आ सकता है कि मेंडल ने अपना प्रयोग किस पर किया, तो मटर के दाने पर। तो उसने अपना जो प्रयोग किया उसमें दूसरी पीढ़ी के कितने पौधे बोने थे? 1/4 या हम यूं कह सकते हैं कि 25% पौधे। इस तरह अगला प्रश्न है, डीएनए का पूरा नाम डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड या डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, मधुमेह के रोगी को किसका इंजेक्शन दिया जाता है? तो जिन लोगों को मधुमेह की बीमारी है उन्हें कौन सा इंजेक्शन देते हैं? इंसुलिन का। तो उन्हें इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। तो 1 मार्क्स में इसके अलावा भी आप अगर बड़े क्वेश्चंस को अच्छी तरह करेंगे तो आपको वो काफी सहायता देंगे 1 मार्क्स के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में। इसके पश्चात हम चलते हैं जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 या 3 मार्क्स में आते हैं। काफी क्वेश्चन हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। जैसे पहला प्रश्न है आपका कि मानव शरीर में उत्पन्न हार्मोन व उनके कार्य। तो अभी आपने पीछे हार्मोन्स के बारे में पढ़ा था कि जो नर के अंदर हार्मोन है वो टेस्टोस्टेरोन है, जो उसके लैंगिक लक्षणों को नियंत्रित करता है। इसी तरह मादा के अंदर आपने पढ़े एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, जो मादा के लैंगिक लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। इसी तरह आपने पढ़ा आगे थायरॉक्सिन के बारे में। तो इस तरह एड्रेनलिन के बारे में काफी सारे हार्मोन्स उनके कार्य हैं जो एग्जाम में हर वर्ष पूछे जाते हैं कि किन्हीं भी 2 या 3 हार्मोन्स के नाम और उनके कार्य के बारे में। अगला क्वेश्चन जो है वो है प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, इसका महत्व भी बताइए। तो प्रतिवर्ती क्रिया, हमारे शरीर के अंदर कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो मस्तिष्क की इच्छा के बिना होती हैं, जिनके ऊपर मस्तिष्क का कोई भी नियंत्रण नहीं होता। उन क्रियाओं को हम प्रतिवर्ती क्रिया के नाम से जानते हैं। जैसे किसी कांटे पर पैर आने पर पैर का एकदम पीछे करना, ये एक प्रतिवर्ती क्रिया है। और ये सारी की सारी क्रियाएं जो होती हैं मेरु रज्जु द्वारा नियंत्रित होती हैं। मस्तिष्क का इन क्रियाओं पर कोई भी नियंत्रण नहीं होता। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। अगला प्रश्न है मानव मस्तिष्क के क्या कार्य हैं? तो जैसा कि आपको पता है कि मानव मस्तिष्क जो है मानव का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का जो मस्तिष्क है वो महत्वपूर्ण भाग है। तो हमारे सोचने विचारने, इसके अलावा हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो भी, इसके अलावा सुषुम्ना और संचार के माध्यम का कार्य है मस्तिष्क। तो यानी मस्तिष्क के हमारे शरीर में काफी कार्य हैं। ये आप कोई भी 2 या 3 पॉइंट लिख सकते हैं 2 या 3 मार्क्स के अंदर। इसी तरह आगे पादप हार्मोन के कार्य है। पीछे 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन में अपन ने डिस्कस किया। पादप हार्मोन के कार्य है साइटोकाइनिन का जो कार्य था कोशिका विभाजन को प्रेरित करना, एब्सिसी अम्ल का कार्य हमने पीछे किया। तो पादप हार्मोन के किन्हीं भी 2 या 3 कार्यों को आप लिख सकते हैं अपने टीचर से डिस्कस करके। साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, एब्सिसी अम्ल, ये सब पादप हार्मोन्स हैं। अगला क्वेश्चन जो काफी महत्वपूर्ण है कि मां के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण कैसे मिलता है। यह क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि प्लेसेंटा क्या है, प्लेसेंटा के क्या कार्य हैं। तो मां के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण का जो पोषण है वो बच्चे को प्लेसेंटा की सहायता से ही मिलता है। प्लेसेंटा एक तश्तरी नुमा संरचना होती है जो प्रकृति द्वारा मादा के शरीर में है। उसी की सहायता से गर्भस्थ भ्रूण को पोषण मिलता है। पोषण यानी भोजन, ऑक्सीजन, जो सब अवयव हैं जो भ्रूण के लिए आवश्यक हैं, तो वो उसी प्लेसेंटा के माध्यम से ही भ्रूण को प्राप्त होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है यौवनारंभ के समय लड़के व लड़कियों में क्या क्या परिवर्तन आते हैं, क्या क्या बदलाव आते हैं। तो यौवनारंभ का जो समय है उसमें लड़के और लड़कियों में काफी परिवर्तन आते हैं। आप सभी को पता है जैसे लड़कों के अंदर दाढ़ी मूंछ का उगना, आवाज का भारीपन,
जननांगों पर बालों का आना, तो लड़कों के अंदर इसके अलावा लैंगिक लक्षणों का विकास होना। इसी तरह लड़कियों में भी कुछ परिवर्तन आते हैं, त्वचा का तेलिया होना, स्तनों का विकास होना, मासिक धर्म शुरू होना। तो इस तरह यौवनारंभ के समय के लड़के और लड़कियों में हम 3 या 4 अंतर कोई भी लिख सकते हैं, और यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न जो है मेंस्ट्रुएशन के बारे में, यानी ऋतुस्राव के बारे में है। तो ऋतुस्राव क्या है, मेंस्ट्रुएशन क्या है? तो जैसा कि हम पीछे बड़े क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं मादा जनन तंत्र में, कि मादा के अंदर हर 28 दिन के बाद अंडाशय में अंडा उत्पन्न होता है। अगर उस अंड का निषेचन हो जाए, यानी कि अगर शुक्राणु अंडाणु से मिल जाए, तो वो भ्रूण विकसित होता है, बच्चे के रूप में जन्म लेता है। लेकिन अगर उस अंड का निषेचन ना हो, तो वो अंड कोशिका लगभग 1 दिन तक जीवित रहती है। उसके पश्चात वो अंडा टूट जाता है और योनि मार्ग से जो है वो अपशिष्ट के रूप में बाहर निकलता है। तो ये ऋतुस्राव हर 28 दिन के बाद मादा के अंदर होता है, और जिसकी अवधि 2 से 8 दिन की होती है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, और 1 मार्क्स में भी कई बार इसमें क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ऋतुस्राव की अवधि मादा में कितनी होती है, तो 2 से 8 दिन। अगला जो प्रश्न है कि मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है? तो मानव में लिंग निर्धारण गुणसूत्रों के द्वारा होता है। नर के अंदर जो गुणसूत्र हैं वो XY का जोड़ा जो है पाया जाता है, जो लिंगी गुणसूत्र है। मानव के अंदर 23 जोड़े गुणसूत्रों के होते हैं, 22 जोड़े अलिंगी और 23वां जो है वो लिंगी गुणसूत्र होता है। नर के अंदर वो जोड़ा XY के रूप में होता है, और मादा के अंदर वो जोड़ा XX के रूप में होता है। अगर नर का X मादा के X से संपर्क करेगा तो XX का जोड़ा बनेगा, और होने वाली संतान जो है वो लड़की के रूप में जन्म लेगी। अगर नर का Y गुणसूत्र मादा के X से मिलता है तो XY का जोड़ा बनता है, और होने वाली संतान जो है वो लड़के के रूप में जन्म लेती है। इस तरह मानव के अंदर लिंग निर्धारण होता है, और लिंग निर्धारण जो है वो नर पर निर्भर करता है, मादा पर नहीं। अगला जो क्वेश्चन है, समजात अंग और समरूप अंग में अंतर स्पष्ट करें या इनकी परिभाषा लिखें। तो समजात अंग और समरूप अंग, समजात अंग वो अंग होते हैं जिनकी रचना तो एक समान होती है, लेकिन कार्यों में भिन्नता होती है। जैसे मनुष्य की टांगें, घोड़े के अग्रपाद, इनकी रचना तो एक समान है, लेकिन इनके कार्य भिन्न भिन्न हैं। समरूप अंग वो होते हैं जिनकी रचना भिन्न भिन्न, लेकिन कार्यों में समानता होती है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बच्चे ध्यान से करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका कि मेंडल ने मटर के दाने पर जो प्रयोग किया वो क्या था, या मेंडल ने किस प्रकार सिद्ध किया कि कुछ लक्षण प्रभावी और कुछ अप्रभावी होते हैं। तो मेंडल ने मटर के दाने पर अपना प्रयोग किया था, तो उसने एक लंबा पौधा और एक बोना पौधा लेकर दोनों का संकरण करवाया। तो जो आगे नए पौधे विकसित हुए, तो वो पहली जो जनरेशन थी उसमें सारे के सारे पौधे लंबे थे, और जब दोबारा ये किया तो उसने देखा कि उसमें 1/4 पौधे बोने थे। तो यानी उसने कहा कि एक जो गुण है वो प्रभावी और दूसरा अप्रभावी साबित हुआ। मेंडल ने मटर के दाने का जो प्रयोग था, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में पेपर में काफी बार पूछा गया है। तो ये जो प्रश्न थे इनके हिंट आपको दे दिए गए हैं, तो इनके बारे में आप अपने टीचर से डिस्कस करके
अच्छी तरह से आप इनको तैयार करेंगे। प्यारे बच्चों, जीव विज्ञान की तरह अब हम रसायन विज्ञान के कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। तो उस कड़ी में सबसे पहले हम 1 मार्क्स के क्वेश्चन, जो कि 4 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, तो उसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन है कि जिंक धातु और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो धातु और अम्लों के आपस में क्रिया करने से हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, H2 जिसका सूत्र है। दूसरा क्वेश्चन है जब हम मैग्नीशियम रिबन का दहन करते हैं तो मैग्नीशियम रिबन का जो चूर्ण बनता है वो किस रंग का होता है। तो मैग्नीशियम रिबन के दहन से उत्पन्न चूर्ण का रंग सफेद होता है। तीसरा क्वेश्चन, संगमरमर का सूत्र चूना पत्थर या कैल्शियम कार्बोनेट। इसका जो सूत्र है वो है CaCO3। अगला क्वेश्चन है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जो है, जो श्वसन है, वो किस अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। इस तरह भी पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन कि श्वसन क्रिया कौन सी क्रिया है। तो श्वसन क्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है क्योंकि इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन जो आपका, बेकिंग सोडे का सूत्र, रासायनिक सूत्र। इसका जो रासायनिक नाम है वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और इसका जो सूत्र है वो है NaHCO3। अगला क्वेश्चन, धावन सोडे का रासायनिक सूत्र, वॉशिंग सोडा, धावन सोडा, इसका जो रासायनिक सूत्र क्या है, Na2CO3 10H2O। इसका जो रासायनिक नाम है वो है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसमें जो 10 अणु हैं वो पानी के होते हैं। क्वेश्चन इस तरह से भी ये भी आ सकता है कि धावन सोडा में कितने अणु पानी के होते हैं। तो धावन सोडा में 10 अणु पानी के होते हैं, Na2CO3 10H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी को रोगाणुओं से मुक्त करने के लिए उसमें क्या डाला जाता है। तो पानी को रोगाणुओं से मुक्त करने के लिए विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है जिसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है और सूत्र CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। सभी बच्चे ध्यान से इन सूत्र को याद करेंगे। उसके पश्चात है किस धातु को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है या कौन सी धातु मुलायम होती है। तो लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, ये जो धातु हैं ये मुलायम हैं, इनको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। उसके पश्चात अगला क्वेश्चन जो है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। तो जो प्योर गोल्ड है, शुद्ध सोना है, वो 24 कैरेट का होता है। उसके पश्चात मिश्र धातु के बारे में क्वेश्चन कि सीसा और टिन से बनी मिश्र धातु कौन सी है। तो सीसा व टिन से बनी मिश्र धातु का नाम सोल्डर है जिसका उपयोग टांका लगाने के लिए किया जाता है। ऐसी कौन सी अधातु है जो चमकदार है। आयोडीन। आयोडीन एक ऐसी अधातु है जो चमकदार है। अगला क्वेश्चन जो है, बेंजीन का रासायनिक सूत्र क्या है।
ये भी 1 नंबर में। बेंजीन का रासायनिक सूत्र C6H6। तो ये 1-1 नंबर के क्वेश्चन है जिसको आपने ध्यान से करना है। इसके आगे ये क्वेश्चन है आपका, अल्कोहल का पूर्व लगन यानी अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप जो है वो क्या है, किससे प्रदर्शित होता है ये अल्कोहल। तो अल्कोहल OH जो है जब भी किसी हाइड्रोकार्बन के साथ लगेगा तो वो अल्कोहलिक नाम में आ जाता है। तो अल्कोहल जो है वो OH से प्रदर्शित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में किस तत्व को स्थान नहीं मिला। ऐसा कौन सा तत्व है जिसे मेंडलीफ अपनी आवर्त सारणी में स्थान नहीं दे पाया। तो हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसे मेंडलीफ अपनी सारणी में स्थान नहीं दे पाया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी समूह में ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आने पर परमाणु साइज पर क्या प्रभाव पड़ता है, परमाणु साइज कैसे बदलता है। तो किसी भी समूह में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का साइज बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि जो पीरियोडिक टेबल है उसमें कितने ग्रुप और कितने आवर्त हैं, कितने समूह हैं यानी ग्रुप हैं और कितनी क्षितिज पंक्तियां यानी आवर्त हैं। तो 18 समूह और 7 आवर्त, 18 ग्रुप 7 पीरियड जो है वो सारणी के अंदर है, पीरियोडिक टेबल में है। तो सभी बच्चे 1-1 नंबर के जो क्वेश्चन है इनको ध्यान से करेंगे और इसके पश्चात हम 2 नंबर के जो क्वेश्चन है, जो 2 अंक में महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के अंदर आते हैं, तो उस कड़ी में पहला क्वेश्चन है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों करते हैं। मैग्नीशियम के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत जमी होती है जो मैग्नीशियम के जलने में अवरोध उत्पन्न करती है, उसको जलने से रोकती है। तो इसीलिए मैग्नीशियम रिबन को अच्छी तरह साफ करते हैं ताकि उसको आसानी से जलाया जा सके, उसका दहन किया जा सके। इसकी जो क्रिया है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जोड़ने से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ये संयोजन अभिक्रिया भी है क्योंकि इसमें 2 अभिकारकों को जोड़कर एक उत्पाद प्राप्त हो रहा है। तो संयोजन अभिक्रिया और मैग्नीशियम रिबन को हम साफ क्यों करते हैं जलाने से पहले, ये दोनों क्वेश्चन आप इसमें कवर कर सकते हैं। इसी तरह अगला क्वेश्चन है आपका, किसी पदार्थ X के विलयन का प्रयोग सफेदी करने में होता है। एक तो उस पदार्थ का नाम और उसकी जल के साथ अभिक्रिया। तो जिस पदार्थ का उपयोग हम सफेदी करने में करते हैं, जिसके विलयन का प्रयोग, तो वो है कैल्शियम ऑक्साइड जिसका सूत्र है CaO। और जब जल के साथ इसकी अभिक्रिया करते हैं तो वो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaO प्लस H2O। तो CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसका उपयोग जो है सफेदी करने में किया जाता है। जल के साथ जो है इसकी अभिक्रिया है ये कैल्शियम ऑक्साइड की। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं में क्या अंतर है। तो जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ ऊष्मा का भी उत्पादन हो, ऊष्मा का उत्सर्जन हो, उनको हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। जितनी भी दहन की प्रक्रियाएं हैं वो सारी ऊष्माक्षेपी हैं। आप मीथेन को जला दीजिए, कार्बन को जला दीजिए, C+O2 CO2 कर दे प्लस ऊष्मा। आप मीथेन को जला दें CH4+O2 तो उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स और ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं हैं।
ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं, जिन अभिक्रियाओं को करवाने के लिए ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा दी जाती है अभिक्रियाओं को करवाने के लिए, उसे हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो बच्चे इन क्वेश्चंस को ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, इन्हीं के साथ दो क्वेश्चन आपके और जुड़ते हैं, संयोजन और वियोजन। जब दो अभिकारकों को जोड़कर एक उत्पाद तैयार होता है तो वो संयोजन, जब एक अभिकारक को आप तोड़कर उत्पाद तैयार करते हैं वो वियोजन। तो ये क्वेश्चन बच्चों ने अच्छी तरह से अपने अध्यापक के साथ डिस्कस करना है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि संक्षारण और विकृत गंधिता की परिभाषा लिखिए। तो संक्षारण, जिसे आप सिंपल शब्दों में जंग लगना के नाम से जानते हैं, संक्षारण क्या है? किसी भी धातु के ऊपर ऐसी परत का चढ़ जाना, ऐसी परत का आ जाना जो उस धातु को क्षीण कर दे, कमजोर कर दे, इसे हम संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे का जंग लगना, लोहे को जब हम वायु में खुला रखते हैं, नमी और वायु में, तो उसके ऊपर भूरे रंग की परत आ जाती है, वो लोहे का संक्षारण है। इसी तरह चांदी का काला होना चांदी का संक्षारण है। विकृत गंधिता क्या है? तो विकृत गंधिता खाद्य पदार्थों का खराब हो जाना, उनकी गंध का बदल जाना विकृत गंधिता कहलाता है। इन सभी क्वेश्चंस के हिंट जो है वो आपको दिए जा रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सारे। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल के बर्तनों में खट्टे पदार्थों को क्यों नहीं रखना चाहिए? तो जैसे कि आप सभी को पता ही है कि खट्टे पदार्थों में अम्ल होते हैं, जो खट्टे पदार्थ हैं उनमें अम्ल की उपस्थिति है, और अम्ल जो है वो जो है क्रिया करके पीतल से विषैले यौगिक का निर्माण करता है और हमारे स्वास्थ्य के लिए वो फिर हानिकारक होगा। तो इसीलिए पीतल के बर्तनों में खट्टे पदार्थों को नहीं रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या होता है जब जिप्सम को 373 केल्विन के तापमान पर गर्म किया जाता है? तो इसमें जिप्सम को जब हम 373 केल्विन के तापमान पर गर्म करते हैं तो क्या होगा? तो जिप्सम का सूत्र है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, CaSO4 2H2O। तो जब हम इसे 373 केल्विन पर गर्म करेंगे तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है, जिसका सूत्र है CaSO4 1/2H2O कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या अर्ध हाइड्रेट, और 1.5 अणु जो है पानी का वो निकल जाता है। लेकिन अगर हम इस तापमान को नियंत्रित नहीं करेंगे, अगर तापमान बढ़ जाए 373 केल्विन पे, इससे ज्यादा हो जाए, तो सारा का सारा जो पानी है वो जिप्सम से निकल जाता है। तो वो जो बनेगा वो डेड प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे हम मृत प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, वो बनेगा जिसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस के गुण नहीं होंगे। तो इसकी क्रिया जरूर करनी है बच्चों ने। अगला क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण क्या है, इसके प्रयोग। तो अभी आपने पीछे पढ़ा विरंजक चूर्ण के बारे में, जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन हमने किए, कि विरंजक चूर्ण कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 जिसका सूत्र है, और इसका प्रयोग वो भी आपने किया कि पानी को रोगाणु रहित करने में इसका प्रयोग किया जाता है, उद्योगों में भी इसका प्रयोग किया जाता है, लॉन्ड्री में इसका प्रयोग किया जाता है। इस तरह अगला क्वेश्चन जो आपका है, बेकिंग सोडा और धावन सोडा, इनका वर्णन, या बेकिंग सोडा और धावन सोडा, इनके सूत्र, इनकी क्रियाएं, इनके उपयोग। तो बेकिंग सोडा यह भी हम कर चुके हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, यह बेकिंग सोडे का सूत्र है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और जिसका प्रयोग हम बेकरी में करते हैं। इस तरह धावन सोडा
सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट Na2CO3 10H2O। और धावन सोडे का जो उपयोग है वो कपड़े धोने में भी किया जाता है। तो इनके प्रयोग के बारे में, इनके सूत्र के बारे में सभी बच्चों ने जो है अच्छी तरह याद करना है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखते हैं। जो सोडियम धातु है उसको केरोसिन में क्यों डुबोकर रखा जाता है, खुले में क्यों नहीं रख सकते। तो सोडियम एक क्रियाशील धातु है। अगर हम इसे वायु में खुला रखेंगे तो ये वायु की उपस्थिति में क्रिया करके जल जाता है, दहन हो जाता है। सोडियम ऑक्सीजन से मिलकर सोडियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। और अगर हम इसे जल में रखेंगे तो ये जल से भी क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देता है। तो इसे बचा कर रखने के लिए इसे केरोसिन में डुबोकर रखते हैं, क्योंकि ये एक क्रियाशील धातु है। उसके बाद आपका क्वेश्चन, साबुन और अपमार्जक में अंतर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो साबुन और अपमार्जक में अंतर, कोई भी 3 या 4 अंतर आपने याद करने हैं कि जिस तरह साबुन जो है वो कठोर पानी में झाग नहीं बनाता, अपमार्जक जो है वो कठोर पानी में भी झाग बना देता है। साबुन से जो है वो कम सफेदी आती है कपड़ों में, अपमार्जक जो है वो कपड़ों में चमक ला देते हैं। तो इस तरह से साबुन जो है वो इतना हानिकारक नहीं है पानी में जब घुलता है, लेकिन अपमार्जक जो है जब जलाशयों में पहुंचता है तो ये जलीय जीवों के लिए काफी हानिकारक है। तो इस तरह कोई भी 3 या 4 अंतर जो है आपने इनके करने हैं, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये साबुन और अपमार्जक का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भर्जन और निस्तापन प्रक्रिया में अंतर। धातु और अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल से लेसन में से ये क्वेश्चन है आपका कि भर्जन और निस्तापन क्रिया में क्या अंतर है। तो भर्जन जो है वो सल्फाइड अयस्क का करते हैं और निस्तापन जो है वो कार्बोनेट अयस्क का किया जाता है। भर्जन में सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में जब हम गर्म करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। निस्तापन में जब हम कार्बोनेट अयस्क को करते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। तो इसमें भी 2 या 3 अंतर, ये भर्जन और निस्तापन, परिभाषा और गैस उत्पन्न होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैनिक जीवन में हमारे पीएच का महत्व। जैसे कि आपको पता है कि पीएच पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। सोरेनसन ने पीएच स्केल का निर्माण किया, एक पीएच स्केल जिसमें जो उदासीन है उसका पीएच 7 है। 7 से नीचे जो पीएच होगा वो एसिडिक माध्यम, और 7 से ऊपर वाले बेसिक माध्यम में आते हैं। यानी 7 से नीचे अम्लीय है, 7 से ऊपर अक्षारीय है। तो 1 नंबर में भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जिस विलयन का पीएच 7 हो तो वो कौन सा होगा, अम्लीय, अक्षारीय या उदासीन। तो 7 जिसका पीएच है वो उदासीन है, 7 से कम अम्लीय, 7 से ज्यादा अक्षारीय। जितना पीएच कम उतना ज्यादा अम्लीय है। तो हमारे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, तो हमारे दैनिक जीवन में हम पीएच का महत्व, जैसे मिट्टी की अम्लीयता या क्षारीयता, यानी मिट्टी की प्रकृति का पता करने में भी हम पीएच का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा दूसरा, मानव के एसिडिटी को रिमूव करने के लिए जैसे हम बेस का प्रयोग करते हैं, तो हमारे जीवन में भी इसका महत्व है, पौधों में भी इसका महत्व है। तो पीएच के बारे में जो भी इसके उपयोग हैं दैनिक जीवन में, इसके बारे में बच्चे अच्छी तरह से रिमाइंड करेंगे, याद करेंगे इसको। अगला क्वेश्चन है आपका, खनिज, अयस्क और गैंग, इनकी परिभाषा। तो खनिज क्या है? आपको प्रकृति से जो भी पदार्थ मिले जिसमें धातु के कुछ अंश उपस्थित हों, उसे हम खनिज के नाम से जानते हैं। जिस खनिज से धातु को निकालना आसान हो और लाभदायक हो, उसे हम
अयस्क के नाम से जानते हैं। सारे के सारे जो खनिज हैं वो अयस्क नहीं हो सकते, लेकिन सारे के सारे जो अयस्क हैं वो खनिजी होते हैं। गैंग जो अशुद्धियां अयस्क को सांद्रित करने के पश्चात प्राप्त होती हैं, उन्हें गैंग कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, जंग क्या है, लोहे को जंग से कैसे बचाया जा सकता है? तो जब लोहे को नमी और वायु में हम रखते हैं तो उसके ऊपर एक भूरे रंग की परत आ जाती है जिसे हम जंग कहते हैं। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर पेंट करना चाहिए, यशद लेपन, उसके ऊपर जिंक की परत चढ़ा देनी चाहिए, ग्रीस का प्रयोग करना चाहिए, तेल का प्रयोग करना चाहिए, ताकि वो नमी और वायु के संपर्क में ना आए, जिससे हम लोहे को जंग लगने से बचा सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि कार्बन एक अद्वितीय तत्व कैसे है? कार्बन को अद्वितीय तत्व क्यों कहते हैं? तो कार्बन के जो गुण हैं, एक तो श्रृंखलन गुण कि कार्बन लंबी लंबी श्रृंखलाओं का निर्माण करता है, और इसी गुण के कारण जो है ये दूसरे तत्वों के साथ जुड़कर बहुत सारे यौगिकों का निर्माण करता है। दूसरा गुण कार्बन चतुष्फलीय यानी कि इसकी संयोजकता 4 है, तो ये दूसरे तत्वों से सहसंयोजक बंध बनाकर मिलियंस यानी लाखों करोड़ों यौगिकों का निर्माण करता है, इसीलिए कार्बन को अद्वितीय तत्व कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है, समजातीय श्रेणी क्या है, इसके लक्षण? समजातीय एक ही जाति के, तो समजातीय श्रेणी के लक्षण, तो समजातीय श्रेणी में वो कार्बनिक यौगिक आते हैं जिनमें 2 साथ वाले कार्बन यौगिकों में CH2 ग्रुप का अंतर होता है और 14 एटॉमिक मास यूनिट 14 AMU द्रव्यमान का अंतर होता है। जैसे हम एल्केन से शुरू करते हैं, CH4 जो मीथेन है पहला, दूसरा इथेन C2H6। CH4 और C2H6 में CH2 का अंतर है और 14 इसका द्रव्यमान में अंतर आएगा। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इसके बारे में भी अच्छी तरह से आपने डिस्कस करना है अपने अध्यापक से। अगला जो क्वेश्चन है, साबुनीकरण क्या है? साबुनीकरण साबुन का निर्माण, कि जब हम वसा को कास्टिक सोडे के साथ मिलाकर गर्म करते हैं तो साबुन का निर्माण होता है, इसको साबुनीकरण प्रक्रिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जो है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी और उसकी कमियां, कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी क्या थी, उसकी कमियां क्या थी, मेंडलीफ ने जो सारणी बनाई उसमें क्या सुधार किए गए बाद में उसको आधुनिक आवर्त सारणी में बदलने के लिए। तो मेंडलीफ ने जो अपनी सारणी बनाई थी वो भी परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी, लेकिन जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो परमाणु क्रमांक पर आधारित है। तो उसकी कुछ सीमाएं, उसकी कमियां, सबसे बड़ी कमी तो यही थी, तो वो कई तत्वों के लिए स्थान नहीं छोड़ पाया। उसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी जो बनाई, तो आज हम जो सारणी पढ़ते हैं वो आधुनिक आवर्त सारणी है। उसके पश्चात अगला क्वेश्चन है आपका, न्यूलैंड के अष्टक नियम की सीमाएं। तो न्यूलैंड का अष्टक नियम कुछ हल्के तत्वों तक ही लागू हो पाता था, जो है उसके पश्चात ये लागू नहीं हो पाता था। उसकी सबसे बड़ी यही कमी थी। तो इसकी जो कमियां हैं, इसकी जो सीमाएं हैं, वो सभी बच्चों ने अच्छी तरह याद करनी है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। अगला क्वेश्चन जो आपका है कि उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में या अलग ग्रुप में क्यों रखा गया है? तो उत्कृष्ट गैसें, इनको अलग समूह में रखा गया है क्योंकि इनका जो बाह्यतम कोश होता है वो पूर्ण रूप से भरा हुआ होता है। ये निष्क्रिय गैसें होती हैं, ये किसी से क्रिया नहीं करती,
क्योंकि इनका जो बाह्यतम कोश है वो भरा हुआ है। इनके जो बाह्यतम कोश में है तो हीलियम में जैसे 2, बाकी सभी में इनमें 8 जो है इलेक्ट्रॉन है। तो ये बाह्यतम कोश इनका भरा है, पूर्ण रूप से भरा होता है, तो इसलिए ये किसी से क्रिया नहीं करते, इसलिए इन्हें अलग समूह में रखा गया है। उसके पश्चात जो एक 6 मार्क्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके रसायन विज्ञान के पार्ट में आता है, तो वो कुछ अभिक्रियाएं हैं जो आप अपने अध्यापक से पूरी तरह डिस्कस करें और इन अभिक्रियाओं को अच्छी तरह से याद करें। जैसे कि संकलन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया और एस्टरीकरण। तो संकलन अभिक्रिया, जिसे हाइड्रोजनीकरण भी कहते हैं, कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदलने के लिए, या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जब हम हाइड्रोजन को मिलाते हैं निकल की उपस्थिति में तो वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदल जाता है। तो ये संकलन अभिक्रिया या हाइड्रोजनीकरण है, जिसका औद्योगिक अनुप्रयोग भी है। वनस्पति तेलों से वनस्पति घी बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। इसी तरह दूसरी है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया इथेनॉल को अल्कोहल को अम्ल में बदलने के लिए, तो अल्कोहल को जब हम पोटाशियम परमैंगनेट या पोटाशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में क्रिया करवाते हैं तो ये इथेनोइक अम्ल में बदलता है। जैसे इथेनॉल CH3CH2OH, जब हम इसको क्रिया करवाते हैं पोटाशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में तो ये इथेनोइक अम्ल में बदल जाता है। इसको हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तीसरी अभिक्रिया जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है एस्टरीफिकेशन यानी एस्टरीकरण। जब हम कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल को मिलाकर गर्म करते हैं तो मीठी गंध वाले एस्टर का निर्माण होता है। 6 मार्क्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट। इस क्रियाओं को आप अगर अच्छी तरह करते हैं तो आप 6 नंबर अपने बिल्कुल जो है पक्के कर सकते हैं इसमें। तो इस तरह ये जो जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके साथ डिस्कस किए गए बच्चों। तो अगर आप इनको अच्छी तरह से याद करते हैं, अपने टीचर्स से डिस्कस करके पूरी तरह से आप तैयार करते हैं, तो आपको अपना जो पेपर है वो सॉल्व करने में, हल करने में बहुत मदद मिलेगी और आप जो है आसानी से जो है अपना जो पेपर है वो पास कर पाएंगे। धन्यवाद। प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मेरा नाम प्रदीप खोखर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रतिया, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद। जैसा कि आपको पता है, कोरोना के कारण हमारे जो स्कूल हैं वो रेगुलर नहीं लग पाए, जिसके कारण बच्चों की स्टडी काफ़ी हद तक प्रभावित हुई है। इसी कड़ी को ध्यान में रखते हुए हमारा हिंदी संक्रांति परिवार आपके लिए कक्षा 10 के सभी विषयों के फ्रिक्वेंटली आस्किंग क्वेश्चन आंसर्स मीन्स जो ज़्यादा पेपर के अंदर पूछे जाते हैं वो लेके आया है, जिससे पेपरों के अंदर आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। मैं कक्षा 10 के साइंस विषय का जो फिजिक्स का पोर्शन है उसके बारे में आपके साथ कुछ क्वेश्चन आंसर्स साझा करने जा रहा हूँ। साइंस का जो थ्योरी का पेपर है वो 60 नंबर का आता है, जिसमें 20 नंबर की फिजिक्स, 20 की केमिस्ट्री और 20 की बायोलॉजी आती है। तो 20 नंबर की फिजिक्स के लिए मैं यहाँ आपके पास 16 स्लाइड्स लेके आया हूँ, जिसमें से आपका लगभग 15 से 16 नंबर का काम जो है वो कवर अप हो जाएगा। तो इसमें हम बात करते हैं फिजिक्स पोर्शन की। तो इसमें आपके पास 5 चैप्टर रहते हैं। उन 5 चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ। तो पहला हमारा पाठ है मानव आंख रचना और कार्यप्रणाली। बच्चों, इसमें 2 बड़े क्वेश्चन बनते हैं जो 6-6 अंक के आते हैं, जो अक्सर पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। पहला है आंख की रचना और उसकी कार्यप्रणाली। दूसरा है आंख के दोष, उनका कारण और उनको कैसे निवारण किया जाता है। तो पहले आंख के भाग और कार्यप्रणाली। तो अगर ये क्वेश्चन बेटा पेपर के अंदर आता है तो सबसे पहले आपने
आँख का एक ऐसा चित्र बना देना है जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हो। उसके बाद आँख के जो मुख्य भाग हैं उनको आपने इसी तरीके से एरोज, तीर के निशान लगाकर उनको अंकित कर देना है। उसके बाद एक एक पार्ट का आपने क्या क्या काम रहता है उसके बारे में इस तरीके से लिख देना है। तो यहाँ मैंने 5 पार्ट्स की बात की है। सबसे पहले तो आँख के बारे में हमें पता होना चाहिए। आँख हमारे शरीर का अत्यंत मूल्यवान सुग्राही का मतलब संवेदनशील, सेंसिटिव ज्ञान इंद्रिय है। इसमें एक लेंस लगा होता है जिसको क्रिस्टलीय लेंस बोलते हैं। उसकी जो प्रकृति है वो उत्तल होती है, जो कैमरे की भांति काम करता है। दूसरा स्क्रीन, क्योंकि जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है? स्क्रीन के ऊपर बनता है। तो हमारी आंख का जो बिल्कुल पीछे का हिस्सा है जिसको दृष्टिपटल यहाँ शो किया गया है, उसको दृष्टिपटल भी बोलते हैं और रेटिना भी बोलते हैं। वो आंख का एक स्क्रीन का काम करता है जिस पर प्रतिबिंब बनता है। तीसरा कॉर्निया, जो हमारी आंख का सबसे ऊपरी भाग हमें नजर आता है, ट्रांसपेरेंट कलर का, बाहर की तरफ उभरा हुआ, उसको कॉर्निया बोलते हैं। वो एक पतली झिल्ली होती है जिसमें से प्रकाश हमारी आंख के अंदर प्रवेश करता है। चौथा यहाँ मैं बात करूंगा पारितारिका की। हमारी आंख के बीचों बीच एक गहरे रंग का गोल गोल एक सर्कल होता है, डायाफ्राम होता है। उसके सेंटर में बिल्कुल उससे भी ज्यादा गहरे रंग का एक उसी तरीके का गोल गोल सर्कल होता है जिसमें से लाइट हमारी आंख के अंदर प्रवेश करती है, प्रकाश हमारे आंख के अंदर प्रवेश करता है। उस भाग को पुतली बोलते हैं। तो जो पारितारिका है ये पुतली के साइज को कंट्रोल करती है, उसको कम या उसको ज्यादा करती है। जब हम अंधेरे कमरे में होते हैं तो पारितारिका पुतली के साइज को बढ़ा देती है ताकि ज्यादा प्रकाश हमारी आंख के अंदर प्रवेश कर सके, और जब हम ज्यादा प्रकाश वाले जगह होते हैं तो पारितारिका पुतली के साइज को कम कर देती है ताकि कम लाइट हमारी आंख के अंदर प्रवेश करे। तो पारितारिका का जो कार्य है वो पुतली के साइज को नियंत्रित करना है। तो वो पुतली के साइज को नियंत्रित करना है। पांचवा यहां मैं बात करूंगा अभिनेत्र लेंस की। आंख का अभिनेत्र लेंस दूर या निकट, आपने देखा है कि हम दूर की वस्तुओं को भी बड़ी क्लियरली देख सकते हैं और पास की वस्तुओं को भी बड़ी क्लियरली देख सकते हैं। ये सिर्फ हमारे ही लेंस के अंदर भगवान ने हमें एक शक्ति दी है कि हमारा जो लेंस है, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, यहाँ पे 2 रेड कलर के हमारे पार्ट्स हैं आंख के, जिसको पक्षमाभी पेशियां कहते हैं। ये पक्षमाभी पेशियों का काम है लेंस को होल्ड करके पकड़ कर रखना। ये पक्षमाभी पेशियां लेंस को पतला या मोटा कर सकती हैं, जिसके कारण उसकी फोकस दूरी एडजस्ट होती है और उसी फोकस दूरी के कारण हमारी जो आंख है वो दूर की और नजदीक की वस्तुओं को क्लियरली देख सकती है। तो इसी तरीके से हमारी आंख दूर की और पास की वस्तुओं को क्लियर देख सकती है। इस क्षमता को समझन क्षमता बोलते हैं, जो हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर डिस्कस करेंगे। तो हमारी आंख के अंदर जो दृष्टिपटल पे इमेज बनता है, प्रतिबिंब बनता है, वो उल्टा होता है और वास्तविक होता है। उसके बाद नीचे का हिस्सा आप देख रहे हो दृक् तंत्रिका। दृक् तंत्रिका के अंदर हजारों लाखों कोशिकाएं होती हैं। जैसे ही प्रकाश इनके ऊपर पड़ता है तो ये एक्टिव हो जाती हैं और ये उस प्रतिबिंब को हमारे ब्रेन तक लेके जाती हैं। तो हमारा ब्रेन वस्तु को वैसा ही देखता है जैसी वस्तु होती है। ब्रेन, दिमाग वस्तु के प्रतिबिंब की वैसी ही व्याख्या कर लेता है जैसी वस्तु खुद होती है। उसके बाद कुछ पार्ट्स और हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। जैसा कि आप देख रहे हो, लेंस और दृष्टिपटल के बीच का जो एरिया है, जिसको 2 नंबर अंकित किया गया है, उसके अंदर एक लिक्विड, एक द्रव भरा रहता है जिसका नाम है काचाभ द्रव। इसी तरीके से जो हमारा कॉर्निया है, बाहर की तरफ उभरा हुआ ट्रांसपेरेंट भाग है, और लेंस के बीच का जो भाग है, कॉर्निया और लेंस के बीच का जो भाग है, उसके अंदर भी एक द्रव भरा रहता है जिसको जल द्रव या नेत्रोद बोला गया है। तो ये थे आंख और उसके भाग और उनकी कार्यप्रणाली। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं।
जिसमें हम मानव आंख के दोष, उनका कारण और उनको कैसे ठीक कर सकते हैं हम, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मानव नेत्र रोग के प्रकार। तो हमने पिछली स्लाइड में बात की थी समझन अक्षमता। मैंने आपको बताया था कि जो पक्षमापी पेशियां हैं वो लेंस की फोकस दूरी को एडजस्ट कर सकती हैं, जिसके कारण हमें नजदीक की और दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं। आंख की इस अक्षमता को समझन अक्षमता कहते हैं। तो जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं, एज बड़ी होती है, वैसे वैसे पक्षमापी पेशियां जो हैं वो कमजोर हो जाती हैं, जिसके कारण लेंस की एडजस्टमेंट, उसकी जो फोकस दूरी को एडजस्ट करने की हमारी एक समझन क्षमता होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, जिसके कारण आंख के अंदर विकार पैदा हो जाते हैं। वक्रता दूरी। अभिनेत्र लेंस की वक्रता दूरी बढ़ने पर फोकस दूरी घटती है और फोकस दूरी और जो अक्षमता है, पावर है, वो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मींस फोकस दूरी घटेगी तो पावर लेंस की बढ़ेगी और फोकस दूरी बढ़ेगी तो लेंस की पावर कम होगी। मोतियाबिंद, ये भी आंख का एक विकार है जो बढ़ती आयु के साथ व्यक्ति के अंदर आता है। तो जैसे जैसे आयु बढ़ती है, हमारी लेंस के ऊपर एक दुधिया कलर की, दुधिया रंग की एक पतली सी परत जम जाती है, जिसके कारण हमें क्लियर दिखाई नहीं देता। इस विकार को बोला गया है मोतियाबिंद और इसको ठीक करने के लिए हमें एक छोटा सा सर्जरी करवानी पड़ती है, छोटा सा ऑपरेशन कराना पड़ता है। उसके अंदर उस पतली झिल्ली को उतार दिया जाता है और आंख फिर अपना कार्य कुशलता से करना शुरू कर देती है। उसके बाद है दूरदृष्टि रोग। दूरदृष्टि रोग के अंदर व्यक्ति को दूर की चीजें तो बड़ी साफ दिखाई देती हैं, लेकिन पास की चीजें साफ दिखाई नहीं देती। हमारी आंख के दो बिंदु होते हैं, एक निकटतम बिंदु और एक दूर बिंदु। निकटतम बिंदु का मतलब हम चीज को, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी किताब को हमारी आंख से कितनी दूर रखें ताकि हमारी आंख के ऊपर किसी प्रकार का तनाव ना आए। तो निकटतम बिंदु स्वस्थ व्यक्ति के लिए होता है 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु होता है अनंत। निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर। ये भी क्वेश्चन पेपर के अंदर 1 नंबर में कई बार आ जाता है कि हमारे स्वस्थ व्यक्ति का आंख का निकटतम बिंदु की दूरी कितनी है, तो 25 सेंटीमीटर, और दूर बिंदु की दूरी कितनी है, अनंत, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी तक हम देख सकते हैं बिना किसी तनाव के, बिना किसी स्ट्रेस के। तो दूरदृष्टि रोग के अंदर क्या होता है, जो हमारा निकटतम बिंदु है वो 25 सेंटीमीटर पर ना रहकर उससे दूर हट जाता है। कारण क्या होता है, जैसा कि आप चित्र के अंदर देख रहे हैं, जो रेटिना पे फोकस करना था आंख ने, वो रेटिना से पीछे फोकस कर रही है। इसका मतलब लेंस की पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसके आपने 2 कारण लिखने हैं कि या तो लेंस की पावर, क्रिस्टलाइन लेंस है उसकी पावर कम हो गई है, या फिर हमारा जो नेत्र गोलक है उसका आकार छोटा हो गया है, इसीलिए तो जो फोकस करेगा ये रेटिना से पीछे होगा। तो 2 कारण लिख देने हैं आपने, या तो लेंस की पावर कम हो गई या फिर नेत्र गोलक का आकार छोटा हो गया। तो इसको ठीक कैसे किया जाएगा, अभी पावर कम हुई है तो पावर को हमने बढ़ाना है, तो पावर को बढ़ाना है तो हमें उसी प्रकृति का लेंस लगाना पड़ेगा जिस प्रकृति का लेंस हमारी आंख के अंदर लगा हुआ है। तो मैंने पहली स्लाइड में बात की थी कि हमारी आंख का जो क्रिस्टलाइन लेंस है वो कैसा होता है, उत्तल होता है। तो इस दोष को दूर करने के लिए भी हमें उचित दूरी का, उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा के हम इस रोग को ठीक कर सकते हैं। तो ये था दूरदृष्टि रोग के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे निकट दृष्टि रोग। तो जैसा दूरदृष्टि में हमने पढ़ा है कि दूर की वस्तुएं क्लियर दिखती हैं, पास की नहीं दिखती, वैसे ही निकट दृष्टि रोग के अंदर व्यक्ति को पास की वस्तुएं तो क्लियर दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं क्लियर दिखाई नहीं देती। इसके अंदर जो दूर बिंदु होता है वो अनंत पर ना रहकर नेत्र के पास आ जाता है। तो जैसा आप इन फिगर्स में देख रहे हो, फिगर नंबर 1 के अंदर जो रेटिना पर प्रकाश फोकस होना चाहिए था वो रेटिना से पहले फोकस हो गया,
रेटिना से पहले फोकस होने का मतलब लेंस की शक्ति बढ़ गई, या तो फिर आई बाल का साइज बढ़ गया। तो इसके दो ही मुख्य कारण होंगे, या तो आप लिखोगे क्रिस्टलाइन लेंस की क्षमता, पावर, शक्ति बढ़ गई है, या फिर नेत्र गोलक का आकार बड़ा हो गया। हमारे नेत्र गोलक का जो आकार है वैसे वो नॉर्मल का 2.3 सेंटीमीटर होता है, तो निकट दृष्टि के अंदर वो आकार 2.3 से बड़ा हो जाता है और दूर दृष्टि के अंदर वो 2.3 से छोटा हो सकता है। तो इसमें लेंस की पावर बड़ी है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक करने के लिए कम करना पड़ेगा। तो कम करना पड़ेगा, तो इसका मतलब इसमें हम कौन सा लेंस यूज करेंगे, अवतल लेंस। तो ये था निकट दृष्टि रोग। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जरा दूर दृष्टि। जरा दूर दृष्टि का मतलब जैसे हमने पढ़ा था पक्षमाभी पेशियों का काम। तो पक्षमाभी पेशियां एज के साथ साथ उनके अंदर जो लचीलापन है वो कम हो जाता है, लेंस की फोकस दूरी को अच्छे से एडजस्ट नहीं कर पाती, जिसके कारण हमारी आंख की जो समझन क्षमता है वो कम हो जाती है। तो अधिकतर व्यक्तियों को निकट बिंदु दूर हट जाता है, जिससे जरा दृष्टि रोग कहते हैं। इसमें पास की वस्तुएं देखने में भी कठिनाई आती है। कई व्यक्तियों का क्या होता है कि दोनों के अंदर ही कठिनाई आती है, दूर की वस्तुएं भी उसको क्लियर दिखाई नहीं देती और पास की वस्तुएं भी क्लियर दिखाई नहीं देती। तो इस प्रकार के दोष को दूर करने के लिए द्विफोक्सी चश्मे का प्रयोग किया जाता है। द्विफोक्सी का मतलब उसमें दोनों लेंस लगे होते हैं, जो ऊपर का हिस्सा होता है वो अवतल लेंस का होता है और जो नीचे का हिस्सा होता है वो उत्तल लेंस का। मींस नीचे के हिस्से से वो पास की चीजों को रीड करेगा और ऊपर वाले हिस्से से, अवतल वाले हिस्से से वो दूर की वस्तुओं को क्लियर दिखेगा। तो नेक्स्ट है हमारा पार्ट नंबर 13, विद्युत। इस पार्ट में भी हम ऐसे ही 2 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो पेपर के अंदर बार बार पूछे जाते हैं। दोनों क्वेश्चन सेम हैं, सिर्फ थोड़ा सा फर्क है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। विद्युत मोटर और जनरेटर। विद्युत मोटर का काम क्या है, विद्युत मोटर क्या काम करती है, होती क्या है और किस सिद्धांत पर ये काम करती है। तो विद्युत मोटर हमारे पास एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक का मतलब काइनेटिक एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी। विद्युत मोटर के अंदर अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर आपने क्या करना है, पहले तो इस तरीके से ये डायग्राम बना देना है। डायग्राम के अंदर जो आपको N दिख रहा है और S दिख रहा है, ये 2 हमारे पास मैग्नेट हैं। आपने पेपर के अंदर डायग्राम बनाने के बाद इसकी कंस्ट्रक्शन लिखनी है, जो हमने यहाँ नहीं लिखी, इसको स्किप कर दिया है शॉर्ट करने के लिए। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर जैसा है आपको चित्र के अंदर जो जो चीजें दिखाई दे रही हैं वैसे वैसे आपने चित्र को देखते हुए आपने वो लिख देनी है। तो पहले आप लिखोगे कि हमारे पास 2 पोल्स ध्रुव हैं मैग्नेट के, नॉर्थ और साउथ, उत्तर और दक्षिण। उसके बाद आपको दिख रही है ABCD। ये एक तार की कुंडली है जिसको लोहे की नरम छड़ के ऊपर लपेटा जाता है। जब तार को लोहे की छड़ के ऊपर हम लपेट देते हैं रेक्टेंगल फॉर्म के अंदर, तो इसका कंबाइंड का नाम बन जाता है हमारे पास आर्मेचर। तो आगे क्वेश्चन के अंदर मैं आर्मेचर का नाम लूंगा। तो उसका मतलब क्या है कि हमारे पास एक आयताकार कुंडली है जिसको नरम लोह की छड़ के ऊपर लपेटा हुआ है। तो इस कुंडली के जो 2 हिस्से हैं, एक हिस्से को हमने, जो A वाला हिस्सा है, उसको विभक्त बल्ले, विभक्त बल्ले का मतलब हमारे पास 2 रिंग होते हैं मेटल के बने हुए। उन 2 रिंगों को जब हम आधा आधा काट लेते हैं तो वो अर्ध रिंग बन जाता है। तो एक हिस्से को P रिंग के साथ अटैच किया गया है और दूसरे हिस्से को Q के साथ। फिर करंट को आर्मेचर कॉइल के साथ जोड़ने के लिए यहाँ पे 2 बुशेस लिए गए हैं, कार्बन के बने होते हैं, जिनका स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट मींस जो विभक्त बल्ले के साथ घिसते रहते हैं। X बुश जो है वो P बल्ले के साथ घिसेगा और Y बुश जो है वो Q बल्ले के साथ घिसेगा।
जो बुशेस हैं वो कार्बन के बने होते हैं। कार्बन की प्रॉपर्टी है कि वो अपने में से करंट को पास होने देती है। उसके बाद ये वाला जो सर्कल है, ये सारा आगे जाके हमने इसको बैटरी के साथ जोड़ दिया और उसमें एक की लगा दी। की का काम है हम सर्किट को ऑन या ऑफ करने के लिए इसका यूज करेंगे, और बैटरी इसको क्या देगी, करंट देगी। मींस विद्युत धारा का रूपांतरण किस में होगा, यांत्रिक ऊर्जा के अंदर। विद्युत धारा को हमने किस में कन्वर्ट कर देना है, यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देना है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है, ताकि हम उसको उपयोग में ला सकें, उससे हम अपने दैनिक जीवन के काम कर सकें। विद्युत मोटर का सिद्धांत। तो पहले आपने विद्युत मोटर का चित्र बना दिया। चित्र बनाने के बाद आपने उसकी कंस्ट्रक्शन लिख दी कि उसमें क्या कुछ हमने लगाया है। उसके बाद उसका सिद्धांत क्या है। विद्युत मोटर एक घूर्णन युक्ति है। घूर्णन युक्ति का मतलब घूमती है वो, जिसमें विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। इसका कार्य विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना पर आधारित है। ये इसका सिद्धांत है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना पर आधारित है। होता क्या है बच्चों, जब किसी चालक में से हम करंट पास करते हैं और उसको हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं और वो चुंबकीय क्षेत्र बदलता है, तो उसके कारण जो हमारा कंडक्टर है, जो हमारा चालक है, जिसमें से करंट प्रवाहित हो रहा है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसके ऊपर एक बल लगता है, जिस बल के कारण वो घूर्णन गति करना शुरू कर देता है। तो इसमें आप देख रहे हो ए बी सी डी हमारे पास आर्मेचर कॉइल है। तो जैसे ही हम यहाँ पे की को ऑन करेंगे, प्लग को ऑन करेंगे, तो विद्युत धारा प्रवाहित होनी शुरू हो जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हो आर्मेचर कॉइल में ए बी जो साइड है उसमें करंट की जो धारा है वो ए से बी जा रही है और सी डी के अंदर सी से डी आ रही है। तो जैसे ही हम करंट को ऑन करते हैं तो करंट ए से बी और सी से डी मूव होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण इन दोनों ही भुजाओं के ऊपर एक बल लगता है। ए बी के ऊपर वो बल ऊपर की तरफ लगता है और सी डी में नीचे की तरफ। मींस जैसे ही आधा घूर्णन पूरा हो जाएगा, ए बी की जगह सी डी आ जाएगी और सी डी की जगह ए बी आ जाएगी। उसके बाद जो बुशेस लगे हुए हैं, जो पी बुश, जो पी वलय, विभक्त वलय क्यू बुश के साथ था, वो आधे घूर्णन के बाद पी जो वलय है वो एक्स बुश के साथ अटैच हो जाएगा और जो क्यू वलय है वो एक्स बुश के साथ अटैच हो जाएगा। और इन कॉइल्स में जो करंट की डायरेक्शन है वो फिर उसी तरीके से रहेगी। तो इस तरीके से जो हमारी कॉइल है वो घूर्णन गति करना शुरू कर देती है। तो विद्युत मोटर एक घूर्णन युक्ति है जिसमें विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। इसका जो सिद्धांत है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना पर आधारित है। जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि जब किसी चालक में से करंट, विद्युत धारा प्रवाहित होती है और उसको चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, जिसका परिमाण बदलता रहता है, वेरिंग होता है, तो उसके ऊपर एक बल लगता है। उस बल की जो दिशा है वो देखने के लिए हम फ्लेमिंग्स का बाएं हाथ का नियम प्रयोग करते हैं। बाएं हाथ के नियम के अंदर क्या होता है कि हम अपनी पहली उंगली, सेंट्रल फिंगर और थंब को इस तरीके से रखते हैं जैसा कि फिगर के अंदर दिखाया गया है, डायग्राम के अंदर दिखाया गया है। तो जो फोर फिंगर है, पहली उंगली है, फोर, एफ फॉर फिंगर, इसको हमने रिप्रेजेंट करना है फील्ड। फील्ड का मतलब है यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र। सी फॉर होता है सेंट्रल फिंगर और सी फॉर होता है करंट। तो पहली उंगली हमें फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बारे में बताती है। सेंट्रल फिंगर सी फॉर करंट, ये हमें विद्युत धारा की दिशा के बारे में बताती है। जो हमारा थंब है, अंगूठा है, ये हमें उस बल के बारे में बताएगा। ए बी के अंदर जो दिशा है वो ए से बी है और सी डी के अंदर जो करंट की दिशा है वो सी से डी है। तो इसी तरीके से इनके ऊपर जो बल लगेगा, मान लो ए बी के ऊपर की तरफ बल लग रहा है तो सी डी के ऊपर नीचे की तरफ बल बनेगा। तो एक कपल ऑफ फोर्स बन जाता है, एक जोड़ा बन जाता है बल का, जो घूर्णन प्रभाव पैदा करता है। इंग्लिश के अंदर इसको टॉर्क बोलते हैं। तो उसके बाद कार्यविधि। मोटर के घूमने का सिद्धांत विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। चुंबकीय क्षेत्र में जब लो कोण पर लिपटी
कुंडली से विद्युत धारा गुजरती है तो वह एक बल का अनुभव करती है जिससे मोटर का आर्मेचर घूमने लगता है। यह फ्लेमिंग्स के बाएं हाथ के नियम पर आधारित है। तो इतना आप कर दोगे बच्चों, सफिशिएंट है। डायग्राम, उसके बाद मोटर का काम क्या है, ये क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। उसके बाद सिद्धांत, किस सिद्धांत पर काम करती है ये, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। उसके बाद इसकी थोड़ी सी कार्यवाही आप लिख दो, उसके बाद फिनिश। नेक्स्ट हम चलते हैं विद्युत जनरेटर। जैसा कि इसके नाम से हमें क्लियर है, विद्युत जनरेटर क्या करता है, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जो मोटर काम करती है उससे अपोजिट, उससे उल्टा काम किसका है, विद्युत जनरेटर का। विद्युत मोटर क्या काम करती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में, तो विद्युत जनरेटर क्या काम करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। बाकी डायग्राम बिल्कुल सेम वैसा ही बनाना है आपने, सिर्फ यहाँ पे फर्क क्या रहेगा, उसके अंदर जो हमने अर्धवलय लगाए थे उसकी जगह यहाँ पे पूर्ण वलय रहेंगे, और जहां पे हमने बैटरी लगाई थी वहां पे हम क्या लगा देंगे, गैल्वेनोमीटर, क्योंकि मोटर के अंदर हमने विद्युत धारा देनी थी और मोटर ने हमें क्या देना था, यांत्रिक ऊर्जा देनी थी। अब इसको हमने क्या देना है, यांत्रिक ऊर्जा देनी है। यांत्रिक ऊर्जा का मतलब जो आर्मेचर कॉइल है उसको हमने घुमाना है, तो जैसे ही वो घूमेगी तो विद्युत इसके अंदर पैदा होगी। विद्युत पैदा होगी वो हमें कहां से दिखाई देगी, गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन से। गैल्वेनोमीटर की जो सुई है वो हमें डिफ्लेक्ट होती हुई दिखाई देगी। तो विद्युत जनरेटर का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत मैंने पहले भी आपको बताया है कि जब किसी चालक में से हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और उस चालक को हमने वेरिंग चुंबकीय क्षेत्र, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड का मतलब जिस चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण बदल रहा है उसमें रखते हैं तो उसके ऊपर एक बल लगता है। वही सिद्धांत इसके ऊपर लागू है, लेकिन इसमें क्या हो गया, घुमा हम रहे हैं इसको, मींस बाहरी बल के साथ इस आर्मेचर कॉइल को घुमाया जा रहा है। तो घुमाने से क्या होगा, इसके अंदर विद्युत पैदा होगी। उसमें हम क्या कर रहे हैं, विद्युत दे रहे हैं। विद्युत देने के कारण एक्सटर्नल जो मैग्नेटिक फील्ड है, बाहरी चुंबकीय क्षेत्र है, उसके कारण उसके ऊपर बल लग रहा है। इसमें हम बल लगा रहे हैं, बदले में हमें क्या मिल रहा है, विद्युत मिल रही है। तो जब एक आयताकार कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो यह कुंडली के सिरों पर प्रेरित विद्युत उत्पन्न करता है। यही विद्युत जनरेटर का सिद्धांत है। दो तरीके का हमारे पास करंट होता है, एक डायरेक्ट करंट जिसको डिस्ट करंट बोलते हैं। इसको स्टोर करने के हमारे पास यंत्र जो हैं वो सेल है या बैटरी है, या हम व्हीकल्स के अंदर डायनेमो लगाकर डिस्ट करंट पैदा कर सकते हैं। डिस्ट करंट की जो दिशा है वो नहीं बदलती, एक ही दिशा में डिस्ट करंट चलता है और उसको हम सेल या बैटरी में स्टोर कर सकते हैं। एक होता है प्रत्यावर्ती करंट, अल्टरनेटिंग करंट, जो हमारे घरों के अंदर बिजली घर से आता है। या तो बिजली घर उसका सोर्स है, हमारे पास घरों के अंदर आता है, या तो जनरेटर से हम उसको पैदा कर सकते हैं, या फिर इन्वर्टर, बैटरी लगी होती है घरों में अंदर, एक छोटा सा पुर्जा और लगा होता है जिसको इन्वर्टर बोलते हैं। इन्वर्टर क्या करता है, अल्टरनेटिंग करंट को, एसी करंट को डिस्ट धारा के अंदर, डीसी करंट के अंदर कन्वर्ट करके बैटरी में स्टोर कर देता है। जब लाइट चली जाती है तो वो इन्वर्टर क्या करता है, उसमें जो डिस्ट धारा डायरेक्ट करंट जमा किया था उसको दोबारा अल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट करके हमारे घर के अंदर सप्लाई करता है। तो इसमें बच्चों जो वलय लगे हुए हैं इसके कारण जो हमारे पास करंट पैदा होता है, क्योंकि आप देख रहे हो कि ए से बी और सी से डी, जब आधा घूर्णन पूरा हो जाएगा तो ए बी भुजा कहां पहुंच जाएगी, सी डी के अंदर पहुंच जाएगी, और सी डी भुजा कहां आ जाएगी, ए बी की जगह आ जाएगी। तो करंट की डायरेक्शन पहले तो क्या होगी, B2 बुश से B1 बुश की तरफ, और आधे घूर्णन के बाद ये दिशा क्या हो जाएगी, B1 से लेके B2 तक। मींस पहले हाफ पॉजिटिव रहेगा, फिर अगला हाफ आधा घूर्णन जो है वो नेगेटिव रहेगा। तो इस तरीके से जो हमारे पास करंट पैदा होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, मींस एसी करंट। अगर आपने जनरेटर से डीसी करंट लेना है
तो जैसा आपने मोटर के अंदर देखा था, वलय की जगह अर्ध वलय लगे हुए थे, जिसके कारण डायरेक्शन जो है ए बी भुजा की और सी डी भुजा की वही रहेगी। उसमें क्या होगा, जब हम अर्ध वलय लगा देंगे तो पहले ए से करंट बी की तरफ जा रहा है, ये भुजा मान लो नीचे की तरफ जा रही है, तो इसके साथ कौन सा बुश अटैच है, B1 बुश अटैच है, और वलय कौन सा अटैच है, R1। तो जब आधा घूर्णन पूरा हो जाएगा, R1 जब हम इसको अर्ध वलय लगा देंगे तो R1 किसके साथ अटैच हो जाएगा, B2 के साथ अटैच हो जाएगा, और R2 किसके साथ अटैच हो जाएगा, B1 के साथ अटैच हो जाएगा। तो उसके कारण जो हमारे बाहर वाले सर्किट के अंदर करंट की दिशा आएगी वो सेम रहेगी। तो एसी जनरेटर के अंदर हमने वलय यूज करनी है, और अगर हमने दिष्ट धारा लेनी है, डीसी करंट लेना है जनरेटर से, तो वलय की जगह हमें अर्ध वलय का प्रयोग करना पड़ेगा। ये भी क्वेश्चन पेपर के अंदर एक दो बार पूछ लेते हैं कि वलय का या अर्ध वलय का क्या काम रहता है। तो वलय से अगर वलय लगाते हैं तो विद्युत जनरेटर एसी करंट पैदा करता है, और अगर अर्ध वलय लगा देंगे तो वो एसी की जगह डीसी करंट हमें देगा। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। यहाँ हमारे पास एक एक नंबर के जो फ्रिक्वेंटली आस्किंग क्वेश्चंस हैं उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो जैसा हमने आज पढ़ा था, हमारी ज्ञानेंद्रियों में सबसे सुग्राही अंग, सेंसिटिव संवेदनशील आंख, नेत्र गोलक का व्यास, हमारे आंख का जो गोला है उसका जो साइज है, व्यास है, डायमीटर है, वो 2.3 सेंटीमीटर। आंख किस रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही होती है, संवेदनशील होती है, हरा। विराम अवस्था में आंख के लेंस की फोकस दूरी, जो मैंने आपको बताया था निकटतम बिंदु आंख का, वो 25 सेंटीमीटर। खतरे का संकेत, सबसे कम कोण पर झुकने वाला प्रकाश, सबसे लंबी दूरी तक जो प्रकाश ट्रेवल करता है, जाता है, वो लाल रंग का होता है। लाल रंग का प्रकाश लंबी दूरी तक ट्रेवल कर सकता है, चल सकता है बिना किसी विक्षेपण के। मोतियाबिंद का उपचार, संस्पर्श लेंस या फिर सर्जरी, ऑपरेशन भी कह सकते हो आप। पारितारिका किसके पीछे होती है, कॉर्निया के पीछे, और इसका काम क्या होता है, पुतली के साइज को कंट्रोल करना, कम या ज्यादा करना, जिससे लाइट प्रकाश जो हमारी आंख के अंदर प्रवेश करता है उसकी मात्रा को कम या ज्यादा किया जा सके। गहरे समुद्र का जल नीला क्यों होता है, प्रकाश विक्षेपण के कारण। तो ये बच्चों एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं, इनको सिर्फ आपने 2-3 बार पढ़ लेना है, उसके बाद ये आपको धीरे धीरे लर्न हो जाएंगे। सफेद रंग को विभिन्न 7 रंगों में बांटना, जो सफेद रंग है वो 7 रंगों का मिक्सचर होता है। विव गौर से आप इसको लर्न कर सकते हो, VIBGYOR। V stand for violet, I for indigo, B for blue, G for grey, Y for yellow, O for orange, R for red। तो 7 रंगों में प्रकाश का विभाजन करना क्या कहलाता है, विक्षेपण। कौन सा प्रतिबिंब सदा उल्टा बनता है, वास्तविक जो प्रतिबिंब होगा वो हमेशा उल्टा बनेगा, और जो आभासी प्रतिबिंब होगा वो हमेशा सीधा बनेगा। फ्यूज कैरियर किससे बनता है, फ्यूज जो हम मीटर के पास देखते हैं, एक पोर्सलिन का, चीनी मिट्टी का एक बर्तन होता है जिसके अंदर एक तार का टुकड़ा लगा होता है। तो फ्यूज कैरियर किससे बनता है, चीनी मिट्टी से। और क्या काम करता है ये, हमारे जो डेलिकेट पार्ट्स हैं, बिजली के जो महंगे यंत्र हैं, उनको ज्यादा करंट से बचाता है। किसी विद्युत धारावाहिक चालक से संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस अंगूठे से जानते हैं, दक्षिण या बाम हस्त। बायोगैस में मीथेन की मात्रा 75%, 75%। सौर सेल बनाने में किसका प्रयोग होता है, सौर सेल के अंदर एक सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है जिसका नाम है सिलिकॉन। एक दूसरा भी होता है जर्मेनियम, उससे भी हम सौर सेल बना सकते हैं, लेकिन सिलिकॉन का ज्यादा प्रयोग किया जाता है। विभव की इकाई क्या है, विभव क्या होता है, हमारे जैसे सेल है उसके 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव।
उन दोनों के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है, विभवांतर है, उसको मापने की जो इकाई है वो क्या है? वोल्ट। प्रतिरोधक का मात्रक, प्रतिरोध को किस में मापा जाता है? रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस होता है उसको किस में मापते हैं? ओहम के अंदर। कार्य करने की दर, कार्य करने की दर मीन्स कितना कार्य हुआ और उस कार्य में कितना टाइम लगा है, उसको क्या बोलते हैं? शक्ति। विद्युत आवेश का मात्रक, विद्युत आवेश को किस में मापा जाता है? कूलाम के अंदर। किसी धात्विक वस्तु का विद्युत द्वारा दूसरी धातु की परत चढ़ाना, एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ाने को क्या बोलते हैं? विद्युत लेपन। विद्युत धारा का सतत या बंद पथ क्या कहलाता है? विद्युत परिपथ। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, अभी मैंने आपको बताया था विभवांतर कितना होगा, कितना काम करना पड़ेगा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक चार्ज को लेके जाने के लिए। तो विभवांतर को B से रिप्रेजेंट करते हैं, वर्क को W से और चार्ज को Q से। तो V = W/Q। विभवांतर को मापने का जो यंत्र है वो वोल्ट मीटर। प्रतिरोध का SI मात्रक, प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस, किसमें मापते हैं इसको? ओहम में। ये इसका सिंबल है। I = V/R। ये ओहम्स ने एक नियम दिया था कि करंट किसके बराबर है? विभवांतर बटा प्रतिरोध। परमाणु संयंत्रों का प्रमुख ईंधन, परमाणु संयंत्र के अंदर आमतौर पर कौन सा ईंधन जो है वो यूज किया जाता है? वो है यूरेनियम। कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड कैसे होते हैं प्रकृति के अंदर? अम्लीय। किसका दहन बिना ज्वाला के होता है? लकड़ी को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब जलाया जाता है तो उसके अंदर जो वोलेटाइल मटेरियल होता है, मीन्स उड़ने योग्य, वो उड़ जाता है। बाद में जो मटेरियल बचता है वो चारकोल बचता है और उसको जब हम जलाते हैं तो उसका दहन बिना किसी ज्वाला के होता है, वो रेड हॉट हो जाता है। तो हमारी विंड टरबाइन होती है, पवन चक्की होती है, उसकी आवश्यक चाल, आवश्यक चाल का मतलब ताकि उससे हम सही ढंग से बिजली या उससे सही ढंग से हम काम ले सकें, तो उसके लिए हवा की जो चाल है वो कितनी चाहिए? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं जो 2 नंबर में या 4 नंबर में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये हमने चैप्टर वाइज लिए हैं। चैप्टर 10 से हम शुरू कर रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। लगभग 5 लेसन्स में से हमने 2-2, 3-3 क्वेश्चंस लिए हैं, तो 11 क्वेश्चन है ये टोटल। हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्य दृश्य दर्पण के रूप में वीरता क्यों देते हैं? यह है छोटा किंतु सीधा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण जो है वो वस्तु का छोटा बनाएगा प्रतिबिंब और सीधा बनाएगा। वक्रीय होने के कारण इसका दृष्टि क्षेत्र विस्तृत हो जाता है। ये पीछे का ज्यादा एरिया मीन्स वाइडर व्यू, ज्यादा एरिया ड्राइवर को दिखने में मिलेगा, जिससे उसको वाहन चलाने में सुविधा रहती है, उसको पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें 2 चीजें मेन हैं, एक तो इसका प्रतिबिंब छोटा बनता है, दूसरा सीधा बनता है, और पीछे का जो व्यू है, क्षेत्र है, वो विस्तृत हो जाता है, जिसके कारण ड्राइवर को आसानी होती है। प्रकाश प्रवर्तन और अपवर्तन में अंतर। प्रवर्तन क्या होता है और अपवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश किसी समतल दर्पण की सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस चला जाता है तो उसको प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। और जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसको प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। उस केस में प्रकाश अपनी जिस पथ से प्रकाश आ रहा होता है उससे विचलित हो जाता है जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है। तो इस विचलन को, अपने पथ से जो विचलित हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। उसके बाद इसके नियम पूछे जाते हैं पेपर के अंदर, परावर्तन के नियम और अपवर्तन के नियम। परावर्तन के नियम के अंदर पहला तो जिस माध्यम से प्रकाश जाएगा उसी माध्यम में प्रकाश वापिस आ जाएगा। जो परावर्तन कोण है और जो आपतन कोण है, मीन्स एंगल I और एंगल R, वो दोनों बराबर रहेंगे। दूसरा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन के अंदर
लाई करेंगे। अपवर्तन के अंदर जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वो अपने पथ से विचलित हो जाता है। इसमें आपतन कोण और अपवर्तन कोण सदैव बराबर नहीं होते। दूसरा, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस मीन्स साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपवर्तन डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अपवर्तन इज इक्वल टू कांस्टेंट स्थिरांक। ये अपवर्तन का दूसरा नियम है जिसको स्नेल्स नियम के नाम से भी जाना जाता है। ये पेपर में अक्सर पूछ लिया जाता है कि स्नेल्स का नियम क्या है, तो साइन आई बटा साइन आर बराबर कांस्टेंट या स्थिरांक, इतना ही लिख दो सफिशिएंट है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तारे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने तक तारों का प्रकाश निरंतर अपवर्तित होता रहता है। वायुमंडलीय अपवर्तन उसी माध्यम में होता है जिसका कर्मिक प्रवृत्ति अपवर्तनांक हो, क्योंकि वायुमंडल में तारों के प्रकाश को अभिलंब की ओर झुका देता है। अतः तारों की आभासी स्थिति उनकी वास्तविक स्थिति से कुछ भिन्न हो जाती है। तारों से जो प्रकाश हमारी पृथ्वी तक आता है, जब वो वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल के अंदर बहुत प्रकार की गैसेस हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं और भी बहुत कुछ है जिसके साथ वो टकराता रहता है और उसका अपवर्तन होता रहता है। बार बार अपवर्तन होने के कारण जब वो प्रकाश हमारी आंख में प्रवेश करता है तो उस समय तारों की जो ओरिजिनल पोजीशन है वो चेंज हो जाती है, तो जिसके कारण तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। कभी तो प्रकाश ज्यादा एंटर कर जाता है हमारी आंखों के अंदर और कभी प्रकाश की जो एंट्रेंस है वो कम होती है। मींस कभी तो ज्यादा प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश करता है और कभी कम प्रकाश प्रवेश करता है। तो जब ज्यादा प्रवेश करेगा तो तारों की जो रोशनी है वो हमें ज्यादा दिखाई देगी और जब कम प्रकाश प्रवेश करेगा तो थोड़े मध्यम दिखाई देंगे, इसीलिए तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ये क्वेश्चन भी काफी बार पेपर के अंदर पूछा जाता है। सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ का मतलब रेड कलर का क्यों दिखाई देता है? ऐसे ही सूर्यास्त के दौरान सूर्य हमें लाल रंग का दिखाई देता है। तो सूर्योदय के समय सूर्य अक्षितिज के निकट होता है। जैसे सूर्योदय होता है तो सूर्य जो है वो हमारी अक्षितिज मीन्स धरती की जो अक्षितिज रेखा है उसके पास होता है। तो उससे जो प्रकाश हमारे तक पहुंचता है उसको ज्यादा दूरी जो है वो वायुमंडल के अंदर तय करनी पड़ती है। ज्यादा दूरी वायुमंडल के अंदर तय करते करते क्या होता है कि जो नीला रंग है या कम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश है वो पीछे ही विक्षेपित हो जाता है। सिर्फ हमारे पास कौन सा प्रकाश पहुंचता है? रेड कलर का। इसी तरीके से जब सूर्य अस्त होता है तब भी वो अक्षितिज के बिल्कुल पास होता है। उस समय भी सूर्य के प्रकाश को ज्यादा दूरी जो है वो वायुमंडल के अंदर ट्रेवल करनी पड़ती है, तय करनी पड़ती है, जिसके कारण कम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश और नीले रंग का प्रकाश विकीर्ण हो जाता है। सिर्फ लाल रंग का प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है, जिसके कारण सूर्य हमें सूर्योदय और सूर्य अस्त होने के समय रक्ताभ दिखाई देता है। ओहम का नियम और 1 एम्पियर विद्युत धारा को परिभाषित करो। ओहम का नियम हमने वैसे पढ़ भी लिया। ओहम के नियम के अनुसार किसी प्रतिरोधक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उससे प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। इसका मतलब जितना विद्युत धारा चालक में से प्रवाहित होगी उतना ही उसका विभवांतर उत्पन्न होगा। मींस विभवांतर और विद्युत धारा दोनों एक दूसरे के क्या है? समानुपाती हैं। समानुपाती का मतलब अगर आप विभवांतर बढ़ा रहे हो तो विद्युत धारा की वैल्यू भी बढ़ रही है, या विद्युत धारा को आप बढ़ा रहे हो तो विभवांतर की वैल्यू बढ़ रही है। अगर आप इन दोनों को डिवाइड करोगे V = IR तो R किसके बराबर आ जाएगा? V/I। तो जैसे जैसे आप विद्युत धारा बढ़ा रहे हो वैसे वैसे विभवांतर बढ़ रहा है, तो V/I मीन्स V/I का जो वैल्यू है वो क्या रहेगी? स्थिर रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, जिसको प्रतिरोध बोला गया है। एम्पियर विद्युत धारा को मापने की इकाई है।
जिसको ए से चिन्हित किया जाता है। विद्युत आवेश की मात्रा प्रति सेकंड। विद्युत धारा क्या होती है, करंट क्या होता है कि कितना आवेश कितने समय में किसी भी चालक में से मूव किया है। तो करंट इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू मीन्स आवेश और टी मीन्स समय। कितना आवेश कितने समय में किसी चालक में से चला है, वो उसके अंदर उतनी विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी। तो विद्युत धारा को मापने की इकाई क्या है, एम्पियर। किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। अभी हमने पीछे प्रतिरोध पढ़ा है, तो प्रतिरोध दो कारकों पर निर्भर करता है। एक तो चालक की लंबाई, दूसरा उस चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। जितना चालक लंबा होता जाएगा, मीन्स जितनी लेंथ उसकी बढ़ती जाएगी, चालक का प्रतिरोध उतना बढ़ता जाएगा। मीन्स चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। जितना चालक मोटा होता जाएगा, जितना चालक मोटा होता जाएगा, उतना उसका प्रतिरोध कम होता जाएगा। मीन्स प्रतिरोध जो है वो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो R is directly proportional to L upon A। नेक्स्ट है श्रेणी क्रम और पशर्व क्रम में प्रतिरोधक। दो तरीके से हम प्रतिरोधों को जोड़ सकते हैं, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के अंदर। श्रेणी क्रम के अंदर एक प्रतिरोध के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। तो इनके अंदर जो विभवांतर होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। और समांतर क्रम के अंदर पहले एक प्रतिरोध, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। उनके अंदर जो विभवांतर होता है वो क्या रहता है, सेम रहता है। तो जब श्रेणी क्रम में हम प्रतिरोध को जोड़ते हैं, जैसे एक प्रतिरोध 2 ओम का है, दूसरा 3 का है, तीसरा 4 का है, तो जो उनका संयुक्त प्रतिरोध बनेगा वो इन तीनों को आपने जोड़ देना है। 2 + 3 + 4 बराबर 9। मीन्स श्रेणी क्रम के अंदर जो प्रतिरोध आएगा उसको हम अगर R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो R बराबर R1 + R2 + R3। सिंपल आपने जोड़ देना है। लेकिन समांतर क्रम के अंदर क्या होता है, प्रतिरोध जो है उनको उल्टा करके जोड़ा जाता है। मीन्स 1/R इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। समांतर क्रम के अंदर जो हमारे पास सबसे कम प्रतिरोध होगा उससे भी कम प्रतिरोध हमें रिजल्ट में मिलेगा। और श्रेणी क्रम के अंदर जो सबसे बड़ा है, जैसे हमने पढ़ा 2, 3 और 4, तो नेट हमारे पास कितना आया, 9 आया। तो 9 किससे बड़ा है, 4 से भी बड़ा है। यहां 3 नियम हैं, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, फ्लेमिंग्स का वाम हस्त का नियम और फ्लेमिंग्स का दक्षिण हस्त का नियम। ये नियम कई बार तो सीधा पूछ लिया जाता है कि ये नियम है क्या। कई बार आपको ये पूछ लिया जाता है कि इस नियम से किस चीज को देखा जाता है, मापा जाता है, या किस चीज के बारे में ये बताता है। तो जैसे दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम है, ये नियम क्या काम करता है, ये नियम हमें जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है उसकी दिशा के बारे में बताता है। इसमें हमने क्या करना है, जिस चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उस चालक को हमने ऐसे पकड़ लेना है कि हमारा अंगूठा जो है, दाएं हाथ का हमारा जो अंगूठा है वो उसी दिशा में होना चाहिए जिस दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। और जो हमारी फिंगर का कर्ल बनेगा, घुमाव बनेगा, वो हमें विद्युत के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा हुआ है उसकी डायरेक्शन की, उसकी दिशा के बारे में बताएगा। तो अगर तो हमारा अंगूठा ऊपर की तरफ है तो हमारी उंगलियों का जो घुमाव है वो कैसा हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा, जैसे घड़ी की सुई घूमती है। और अगर अंगूठा नीचे की तरफ होगा तो हमारी उंगलियों का जो घुमाव है, आप देख रहे हो ये वाला, तो ये कैसा हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, घड़ी की सुइयों के विपरीत। तो ये डायरेक्शन किस चीज की है, चुंबकीय बल रेखाओं की।
तो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम क्या काम करता है? हमें चुंबकीय बल रेखाओं की डायरेक्शन, दिशा के बारे में बताता है। फ्लेमिंग्स का बाम हस्त का नियम। बाम हस्त नियम के अंदर आप जैसा कि फिगर के अंदर देख रहे हो, आपने अपना अंगूठा, तर्जनी उंगली जिसको फोर फिंगर बोलते हैं, और सेंट्रल फिंगर बीच वाली जो बड़ी उंगली होती है, उसको इस तरीके से खोलना है कि तीनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर, लंबवत हो जाएं। तो पहली जो फिंगर है, तर्जनी उंगली जिसको हम बोलते हैं, उसको फोर फिंगर बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। F फॉर फोर फिंगर और F फॉर फील्ड। फील्ड का मतलब अक्षेत्र। तो पहली जो उंगली है, तर्जनी उंगली, वो किसकी दिशा देगी? हमें चुंबकीय क्षेत्र की। जो बड़ी वाली उंगली है जिसको सेंट्रल फिंगर बोलते हैं, C फॉर सेंट्रल फिंगर एंड C फॉर करंट, तो ये हमें किसकी दिशा देगी? विद्युत धारा की। जो अंगूठा है ये हमें बल की दिशा देगा कि किस दिशा में बल लग रहा है। अभी हमने जनरेटर के अंदर भी पढ़ा था कि जब हम किसी चालक को जिसके अंदर करंट, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, उसको एक चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखते हैं तो उसके ऊपर बल लगता है। तो वो बल की दिशा देने के लिए हम कौन सा नियम यूज करते हैं? फ्लेमिंग्स का बाम हस्त नियम, राइट हैंड रूल। इसमें भी आपने क्या करना है? उसी तरीके से तीनों उंगलियों को, अंगूठा, फोर फिंगर और सेंट्रल फिंगर को आपने ऐसे स्ट्रेच कर लेना है ताकि तीनों एक दूसरे के क्या हों? लंबवत हो जाएं। तो इसमें पहली उंगली फोर फिंगर, F फॉर फोर फिंगर, F फॉर फील्ड, तो ये आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देगी। थंब जो है ये आपको चालक की गति के बारे में बताएगा। और जो सेंट्रल फिंगर है, जो आपकी सेंट्रल फिंगर है, जैसा कि आपने जनरेटर के अंदर पढ़ा था कि ये हमें विद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित हो रही है उसके बारे में बताएगा। तो तीन नियम हैं। ये तीनों नियम में से एक नियम आपको मिलेगा, चाहे तो वो डायरेक्ट आ जाए, आपसे पूछ लिए कि फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम क्या है, या फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम क्या है, या फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या है। तीनों डायरेक्ट भी पूछे जा सकते हैं, या आपसे ये पूछा जा सकता है कि चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा बताने के लिए कौन सा नियम यूज किया जाता है? तो कौन सा? जो हमने पहले नंबर पे पढ़ा है, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। दूसरा नियम किस लिए पढ़ा था हमने? वो हमें बल की दिशा बताता था कि चालक के ऊपर जो बल लग रहा है उसकी दिशा को बताने के लिए कौन सा नियम यूज किया जाता है? तो फ्लेमिंग दक्षिण हस्त नियम। तीसरा यहां पे जो हम स्लाइड में देख रहे हैं, ये है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ये किस लिए है? चालक के अंदर जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसकी डायरेक्शन, उसकी दिशा को बताने के लिए। तो ये थे हमारे पास 2 नंबर में या 3 नंबर में या 4 नंबर में आने वाले कुछ क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास उत्तम ईंधन के गुण। ये हमारा चैप्टर है 14वां, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के स्रोत। इसमें से भी हमने 3 क्वेश्चन लिए हैं। उत्तम ईंधन के गुण आ जाएं, उत्तम ईंधन क्या है, उत्तम ईंधन के बारे में कुछ भी आ जाए, आपने ये 3-4 अक्षर जो है वो लिख देने हैं। इसका ऊष्मीय मान अच्छा होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, प्रदूषण से रहित होना चाहिए, इसको ईंधन को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना आसान हो, ईंधन का रख रखाव आसान हो, ईंधन का इग्निशन टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे कोई भी वस्तु आग पकड़ती है, ज्वलनांक वो नॉर्मल होना चाहिए, ना तो ज्यादा कम और ना तो ज्यादा अधिक। ऊर्जा के नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन, 2 तरीके के संसाधन होते हैं। नवीकरणीय मीन्स जिनको हम दोबारा रीन्यू कर सकते हैं, दोबारा से रीफिल कर सकते हैं, और अनवीकरणीय का मतलब जिनको रीफिल या दोबारा से हम उनका नवीकरण नहीं कर सकते। तो ऐसे संसाधन जिनको दोबारा उत्पन्न किया जा सकता है वो नवीकरणीय है, जिनको दोबारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता, जहां जिनको दोबारा उत्पन्न करने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं, तो वो अनवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय के अंदर सूर्य, पवन ऊर्जा, पानी,
ये सारे क्या हैं, नवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय के अंदर जैसे कोयला है, हम भूमि के नीचे से निकाल रहे हैं, जो कि वर्षों लगे उसको बनने में। पेट्रोलियम है। तो ये सारे संसाधन ऐसे हैं जिनको हम दोबारा शॉर्ट टर्म के अंदर नहीं बना सकते, तो ये अनवीकरणीय है। इसका एक दूसरा नाम भी है, नवीकरणीय को परंपरागत संसाधन। परंपरागत का मतलब जो सदियों से चले आ रहे हैं, जैसे थे वैसे ही चले आ रहे हैं। नवीकरणीय जो नए हमने पैदा किए हैं, जिनको हम दोबारा से रिन्यू कर सकते हैं, उसको अपरंपरागत संसाधन भी कहते हैं। पेपर के अंदर आ जाता है कई बार नवीकरणीय संसाधन या नवीकरणीय स्रोत और अनवीकरणीय स्रोत, या तो आ जाता है परंपरागत और अपरंपरागत। तो उसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा वह ऊर्जा है जो सीधे सूर्य से प्राप्त की जाती है। सूर्य की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने को ही मुख्य रूप से सौर ऊर्जा के रूप में माना जाता है। सूर्य की ऊर्जा को दो प्रकार से विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है, प्रकाश विद्युत सेल की सहायता से, और दूसरा किसी तरल पदार्थ को सूर्य की ऊष्मा में गर्म करके बाद में इससे विद्युत जनरेटर चलाकर। या तो सौर ऊर्जा को सोलर सेल से हम डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर सौर ऊर्जा का प्रयोग करके हम किसी चीज को बॉयल करते हैं, भाप बना लेते हैं उसकी, और उस ऊष्मा का प्रयोग हम विद्युत जनरेटर चलाकर कर सकते हैं। उसके बाद है नाभिकीय ऊर्जा और पवन ऊर्जा। दो प्रकार की नाभिकीय विक्रियाएं होती हैं, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया जो कि सूर्य के अंदर चलती है, और नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया जो कि नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के अंदर यूज की जाती है। इसमें क्या होता है, यूरेनियम एक हमारे पास नाभिकीय ऊर्जा का ईंधन है, उसका विखंडन करके बहुत सारी ऊर्जा जो है वो पैदा की जाती है नाभिकीय रिएक्टर के अंदर। परमाणु भट्ठी भी इसको कह देते हैं। तो उससे जो ऊर्जा निकलती है उसको हम विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार के बहुत सारे नाभिकीय ऊर्जा प्लांट जो हैं वो लगे हुए हैं। उसके बाद पवन ऊर्जा, बहती हुई वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। वायु एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। पवन ऊर्जा बनाने के लिए हवादार जगहों पर पवन चक्कियों को लगाया जाता है, जिनके द्वारा वायु की गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इस यांत्रिक ऊर्जा को जनरेटर की मदद से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। पवन ऊर्जा लगाने के लिए पवन की जो स्पीड है वो मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 15 किलोमीटर पर आवर। तो ये था बच्चों आपके लिए भौतिक विज्ञान का 10th कक्षा का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो ज्यादातर पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूं आपको ये पोर्शन अच्छा लगा होगा। थैंक्स, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।